हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्वागत है यूपीएससी वाला पे। आज बेटा बच्चा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उन बच्चों के लिए जो इस साल 25 मई को एग्जाम देने वाले, अगर यूपीएससी 25 मई को एग्जाम ले क्योंकि जैसे आसार हैं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखो बॉर्डर स्टेट में बच्चे देखो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो आर्मी प्रोफेशनल्स हैं, जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, वो इस बार एग्जाम क्या पता दे ही पाए कि नहीं दे पाए, क्योंकि उनको अभी ड्यूटी पे लगा दिया गया है। और अभी सिचुएशन ये भी है कि कई सारे जो देखो ट्रेनिंग ऑफिसर्स भी हैं जो डिफेंस की तरफ हैं, वो भी दोबारा एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। तो आइडिया तो ये है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो इस बार जो सिलेबस में जो भी आएगा, जो एग्जाम में जो भी आएगा, वो हमने कुछ कुछ क्यूरेट किया है। मैंने बैठ के, हमारी टीम ने बैठ के किया है। उसमें हमारा आइडिया ये है कि इन इन टॉपिक्स पे इस साल करंट अफेयर में भी क्वेश्चन आए हैं, और देखो ये टॉपिक सारे के सारे हैवी हैं। अब ये सारे के सारे टॉपिक हम पूरा कवर नहीं करेंगे, हम वो पोर्शन कवर करेंगे जो कि रेलेवेंट रहा है इस साल में। तो प्रोबेबल्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब प्रोबेबल मतलब समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स हम गारंटी कहीं से भी नहीं ले सकते। हम प्रोबेबल कह रहे हैं मतलब कि ऐसे चांसेस हैं कि इनकी तरफ से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। ठीक है, आइडिया इतना ही है। अब आइडिया शुरू करते हैं। इसके आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी चाहिए आप ले लेना भैया, टेलीग्राम चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा। नाउ हमने जब याद करो मैराथन क्लास करी थी, मैंने लास्ट में कहा था, मैंने कहा ये है वो प्रोबेबल के टॉपिक्स जो हमने क्यूरेट किए। अब इन टॉपिक्स को पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, जैसे क्या, फॉर एग्जांपल बेसिक स्ट्रक्चर के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर इसके अराउंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आया। अब अमेंडमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का और पसंदीदा टॉपिक है। चलो, इसके बाद प्रियम्बल की तरफ से करंट अफेयर था। कैसा कि प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एक बार पिटीशन गई सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इसको हटाया जाए, इन सारे वर्ड्स को। अब उसके अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब क्या चल रहा है। नाउ स्टेट्स और उनका फॉर्मेशन, केरला ने बोला तेलंगाना का 10वां साल हो गया है कि ये जब बना था तेलंगाना, तो केरला ने बोला कि हमारा नाम चेंज करो, हमें बोलो केरलम। अब इसके बाद सिटीजनशिप के अराउंड कुछ कुछ अपना करंट अफेयर रहा है। फिर फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स में राइट टू साइलेंस इंपॉर्टेंट आया। फिर उसके बाद अपना रिजर्वेशन के अराउंड कई सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, अभी एक बार जो इतने लिखे हैं पहले इनको देख लेते हैं, फिर जो आगे टॉपिक हैं वो आगे आते हैं। चलो, अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। हमने देखा, हाँ सब बताओ क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। हमने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। ये क्या होता है? एक केस हुआ था जिसमें हम बात करते हैं कि प्रियम्बल से शुरू हुई थी कहानी, कि प्रियम्बल क्या एक हमारे संविधान का पार्ट है कि नहीं। तो अब इसके अराउंड क्वेश्चन गया, प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 उसमें जो लॉ वर्ड की डेफिनेशन है, लॉ वर्ड की डेफिनेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन था कि साहब लॉ वर्ड का मतलब समझाओ। अगर संविधान में संशोधन हो रहा है तो क्या वो कोई कानून माना जाएगा? इसके अराउंड क्वेश्चन शुरू होता है। और लैंडमार्क केस आ गया, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस की वजह से क्या शुरू हुआ? एक बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड बैटल। अच्छा ठीक है, अब केशवानंद भारती केस से पहले ही क्वेश्चन क्या है कि पार्ट 3 में जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 कहता है कि एनी लॉ, कोई सा भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के एवरेज कर रहा होगा या उसके डेरोगेशन में जा रहा होगा तो वो लॉ मारा जाएगा। अब संविधान में डीपीएसपी भी है, तो संविधान में डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए सरकार कुछ संशोधन लेके आती है, कोई नया एक्ट लेके आती है। अब अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा होगा वो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लोग। ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते पहला केस क्या, 1951 में संविधान लागू हुआ, 1950 में चले गए 51 में शंकर प्रसाद केस। शंकर प्रसाद केस में यह बोला गया कि भैया आर्टिकल 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होता है वो उसमें लॉ फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, जो चाहे कर ले। फंडामेंटल राइट्स की हत्या करनी हो कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जुडिशरी भी नई नहीं है, अब जुडिशरी सीख रही है धीमे धीमे। आगे समय हुआ थोड़ा सा, 12-13 साल और बीते, 1967 आ गया गोलकनाथ केस। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया जजमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या हो रहा है यहां पे, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल है, हमारे ह्यूमन होने की वजह से हमें मिली है। चलो साहब ठीक है। इसके बाद आता है केस अपना 24वां अमेंडमेंट। तो ये अपनी सरकार लेके आई। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 368 के तहत कोई संशोधन अगर होता है तो वो कानून नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, जो चाहे कर ले हम। इसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा 368 आपको पावर दे रहा है पूरी, प्रियम्बल से लेके पूरा संविधान आप उलट पुलट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन आप वो पार्ट नहीं छूओगे जो क्या है संविधान का मूल भावना, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चेंज नहीं होगा। अब केस और आगे गया, इसमें इंदिरा नेहरू केस हुआ। इस केस में बात हुई कि साहब बेसिक स्ट्रक्चर की जो हमने पहले बताई थी 2 साल पहले, वही डॉक्ट्राइन अपहोल्ड कर रहे हैं, वो डॉक्ट्राइन माननी पड़ेगी। इसके बाद 42वां अमेंडमेंट आता है, सरकार कहती है अब हमारी बारी। सरकार ने क्या किया, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, सब कुछ था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ही चेंज कर दिया ऊपर से नीचे तक। इसमें बोला गया फंडामेंटल राइट्स आर अमेनेबल, चेंज करेंगे हमारा मन है। नाउ अमेंडमेंट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, दैट मींस नो मोर जुडिशियल रिव्यू, हमें करना है, हमने कर लिया, बस ये बात हो गई। इसके बाद मिनरल मिल्स केस आया। मिनरल मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी समझाया था, जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर,
जुडिशियल रिव्यू होना पड़ेगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, जो भी आप कर रहे हो उसको हम उसकी जांच परख करेंगे। इसके बाद केस आगे जाता है वामन राव केस। वामन राव केस में भी बेशचर को बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से तुम जो जो अमेंडमेंट डाले जा रहे हो, यानी कि सरकार और पार्लियामेंट जो 9 शेड्यूल में आ रहे हैं, अगर वो संविधान की मूल भावना छेड़ रहे होंगे तो वामन राव केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको टेकअप कर लेंगे और हम टेकअप करके उस एक्ट की या उस संशोधन की चीरफाड़ कर देंगे, हम उसको टिकने नहीं देंगे। ठीक है, लिमिटेड अमेंडमेंट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पार्लियामेंट संविधान सभा नहीं है, पार्लियामेंट एक ऐसी बॉडी है जो कि लोगों की आशीर्वाद से ऊपर आई है। अब ये पार्लियामेंट संविधान सभा जितनी पावरफुल नहीं हो सकती है, कोई सी पार्लियामेंट हो, हम तीनों ऑर्गन्स में पार्लियामेंट जो है सबसे पहले है पर ऊपर नहीं है किसी के। ठीक है, तो यानी कि पार्लियामेंट, इसके बाद हमारा आ गया यहां पे एग्जीक्यूटिव, इसके बाद यहां पे आ गया हमारा जुडिशरी। ठीक है, अब ये जो तीनों अंग हैं इसमें पार्लियामेंट बस सबसे पहले है क्योंकि ये लोगों की सहमति से आई है, और पार्लियामेंट से उपजा कौन है? एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, और जुडिशरी जो है वो इन सब पे अंग, ये जो सारे अंग हैं इन पे रखती है अपना चेक। ठीक है, इन्होंने कहा बराबर तीनों हैं, तीनों अंग बराबर हैं, पार्लियामेंट सबसे ऊपर नहीं हो सकता। चलो साहब, ओके, अब हम आगे चले। हमने कहा लाओ साहब, और क्या बताया था हमें इस बार जो हमारे प्रोबेबल्स में? तो प्रोबेबल्स में बताया ये था कि हमारे संविधान का अमेंडमेंट, अगर अमेंडमेंट करना होगा, देखो कितना धीमे धीमे चल रहा है इसमें, मेरा हाथ ज्यादा तेज चल रहा है, ये नहीं चल रहा। तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है हमें तो पता है। संविधान का एक फीचर हमारे यहाँ यही है कि संविधान खुद से रिजिड भी है, खुद से फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब समझाओ? इसका मतलब यह है कि अमेंडमेंट करने का रास्ता संविधान में दोनों तरीके से है। वो कैसा है? कुछ बहुत ही स्पेशल प्रोविजन, कुछ बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, दोनों तरीके से। जो अमेंडमेंट स्पेशल तरीके से होते हैं उनको हम कहते हैं 368 के अंदर आने वाले। आर्टिकल 368 इकलौता आर्टिकल है जो अपने इकलौते पार्ट में है। ठीक है, उस पार्ट का आप नाम बताओगे कौन सा पार्ट है। नाउ 368 के तहत अगर हम अमेंडमेंट करने निकले हैं संविधान में तो दो तरीके से हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 होता है जिसमें हमें चाहिए होती है मेजोरिटी। कौन सी? नाम लिखा है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है साहब, ओके, तो कैसी स्पेशल होगी? ये होगी 50%, जितने लोग उस दिन आए हैं 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। अच्छा ठीक है साहब, ओके, और क्या होगा? विच शुड बी, विच शुड बी, ये जितने लोग हों ये शुड बी टोटल स्ट्रेंथ का 50%, टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल स्ट्रेंथ का 50%। अच्छा ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ का 50%। समझ में आई बात? क्या लिखा मैंने? 543 की जो स्ट्रेंथ अगर लोकसभा में है, दैट मींस कि उस दिन जितने भी लोग आए हों उनमें से 2/3 लोग तो जो प्रेजेंट हैं, जो वोट दे रहे हैं, वो हां बोल रहे हो। दूसरी चीज, ये 2/3 लोग जितने भी हैं ये पूरी लोकसभा के आधे से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब स्पेशल केस टाइप 2 क्या है सर? टाइप 2 में ये चीज तो रहेगी रहेगी, पूरी टाइप 1 मेजोरिटी अपने आप से है, प्लस साथ में 50% ऑफ क्या? ऑफ स्टेट्स का, स्टेट्स का, स्टेट्स का क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका भी योगदान चाहिए। अगर कुछ संविधान में ऐसा फीचर छेड़छाड़ होने जा रही है जिससे कि देश का फेडरल कैरेक्टर चेंज होगा, जिससे कि देश का संघ का कैरेक्टर चेंज होगा, तो ऐसे केस में स्टेट्स को बुलाया जाएगा कि साहब आप में से जितने हमारे 2700, 2800, 2900 स्टेट हैं, सबके सब आप लोग, आपके पास हम भेज रहे हैं, और कम से कम 50% स्टेट हमारे साथ हाँ बोल देना। 50% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये हाँ बोल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। इसका एग्जाम्पल हो गया साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, इसके बाद ये कहां जाएगा? ये जाएगा स्टेट्स के पास। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का भी इसमें फेडरल कैरेक्टर चेंज हो रहा है, स्टेट्स की असेंबलीज का टाइमलाइन हो सकता है आगे पीछे हो रही, चेंज हो रही हो। ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन, यहां मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब इसके बाद चलते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि साहब क्या करने होते हैं? देखिए सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो, हाँ है, होना है, हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होते हैं साहब? आउटसाइड 368। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी स्टेट का क्या कर रहे हो? स्टेट का नेम, एरिया, जब कोई ऐसी चीज चेंज कर रहे हो, बाउंड्री चेंज कर रहे हो, ठीक है, दैट मींस हम उस स्टेट के साथ क्या कर रहे हैं? उस स्टेट की आइडेंटिटी को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं। और ऐसे केस में क्या है? ये आर्टिकल 2 और 3 के अंडर आता है। हम क्या करेंगे उस समय? उस स्टेट से हम उससे मर्जी उसकी पूछें, अगर वो हाँ बोले चाहे ना बोले, पार्लियामेंट का मन है तो कर देगी। ये अमेंडमेंट जो होते हैं आउटसाइड 368 होते हैं। तो इसमें क्या चाहिए होती है? 50% ऑफ, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, बस दैट्स इट, हो गया काम। ऐसे होता है। ठीक है साहब, तो हमारे दोनों तरीके से होता है। क्या अमेंडमेंट हो रहा है साहब? हमारे अमेंडमेंट जो हुआ है रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। ये इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ लिया। चलो साहब आगे चलते हैं, और क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे? हमने कहा प्रीएम्बल के अराउंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि साहब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था कि साहब सुप्रीम कोर्ट में ये था बात कि जो ऐसे कुछ कुछ वर्ड लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट वर्ड, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में। हम इसको करेंगे हरे कलर से, सोशलिस्ट। ठीक है, हमने कहा सेक्युलर वर्ड, हमने कहा ये जो वर्ड है
ये संविधान के जब जब संविधान लागू हुआ था, प्रियम्बल जब लिखा गया था, जब सब लोगों ने साइन किया था, उस समय पे कुछ ऐसे वर्ड थे, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, जिन वर्ड्स को उस समय इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, लेकिन बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, अब हमने कहा जब ये वर्ड ऐसे, जब संविधान, जब इसमें प्रियम्बल की शुरुआत में नहीं थे और केस ये था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही नहीं हो, पर संविधान को अगर आप पढ़ ही रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा हमारा संविधान सेक्युलर है, हमारा संविधान सोशलिस्ट है। दिक्कत क्या है, जब जिस समय हम आजाद हुए थे उस समय हमारा स्टेटस क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही था हमारा स्टेटस। ठीक है, अब प्रियम्बल में हमने कहा कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, संविधान की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी आती है वो कहां से आती है, हम और आप से आती है। अब दूसरी चीज क्या है इसमें, कि ये बताता है कि इंडिया का नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट कैसा होगा। इंडियन स्टेट माने कोई यूपी बिहार कर्नाटक बात नहीं हो रही है, यहाँ पूरे एज ए इंडिया, पूरे एज अ होल कंट्री इसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो उसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा इस तरीके से, ये नेचर है। ठीक है, अब संविधान क्या पाना चाहता है, प्रियम्बल में कुछ कुछ ऐसे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो ये है, वो तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, वो क्या है, जस्टिस देगा संविधान, वो क्या है, लिबर्टी देगा, इक्वालिटी देगा, फ्रेटर्निटी देगा। करेक्ट, ठीक है, ये चीजें हैं। जस्टिस, जो हमारा जो वर्ड है जस्टिस, हमने कहां से लिया है, रशियन रेवोल्यूशन से। जस्टिस कौन सी वाली, जो यहां लिखी हुई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, रशिया के रेड रेवोल्यूशन से हमने सीखा। हमने कहा लाइन बहुत अच्छी है, हम लिखेंगे अपने आप। तो अभी सिक्योर्ड थ्रू फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ऐसे इंश्योर होती है हमारे यहाँ जस्टिस, सामाजिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस, आर्थिक जस्टिस हो और पॉलिटिकल जस्टिस हो। ठीक है, ये तीनों के तीनों जस्टिस है। अब इसके बाद लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहां से आया साहब, ये आया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये आया हमने वहां से सीखा कि साहब भाईचारा हो आपस में, अपने आप में सारे सब लोगों की आपस में सहमति हो, लिबर्टी हो, आजादी हो, बराबरी हो सबके लिए। ठीक है, तो हमने कहा ये जरूरी है हमारे लिए, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट होगी किसी के लिए भी नहीं, और इक्वालिटी सब बराबर होंगे कि कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई राजा रंग कुछ नहीं चलेगा हमारे यहाँ। फिर हमने कहा फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी वर्ड हमने जुड़वाया। हमने कहा फंडामेंटल ड्यूटी हमारे लोगों में जरूरी है कि आपस में भाईचारा रखें, हार्मनी बनाए रखें, तो हमने कहा प्रियम्बल में डालेंगे हम ये चीज हमारी। तो अब क्वेश्चन ये था कि इन दोनों को हटाया जाए, इन वर्ड्स को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैसे हटाया जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा, सब में कुछ लिखा है वो चीज, तो कोई अबे कोई जरूरत से लिखी हुई है। नाउ यहीं पे प्रियम्बल के अराउंड क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल क्या फंडामेंटल राइट्स, सॉरी, क्या हमारे संविधान का पार्ट है। तो 3 केस हुए इसके अराउंड, इनरी बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस, फिर केशवानंद भारती केस, फिर एलाइज ऑफ इंडिया केस। इस पार्ट नो, पहली बार मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ना नहीं शायद पार्ट नहीं है, जो चाहे कर लो उसके साथ। बाद में याद आया केशवानंद भारती केस में, जब बहुत ही बड़े सीनियर एडवोकेट ने इस पर बहस करी, जिनका आप नाम बताओगे, और उन्होंने कहा केशवानंद भारती केस में कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द संविधान। यस, हो गया। दूसरी बार में केशवानंद भारती केस में बोला गया हाँ प्रियम्बल पार्ट है। तीसरी बार एलाइज ऑफ इंडिया केस में दोबारा बोला गया कि यस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जरूरी है। चलो ओके, आगे चलते हैं। हमने कहा यहाँ क्या हो रहा है, अब हमारे यहाँ हमने कहा केरलम बोलना चाह रहे हैं लोग, और तेलंगाना के 10 साल हो गए, क्या पता इस पर क्वेश्चन आ जाए। तो हमने कहा इस तरफ चलेंगे, जो हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 कहता है वो क्या है सर, कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन, क्या चीज, नए स्टेट। ठीक है, एंड एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, दोनों चीजें, एक ऐसा स्टेट जो अभी तक ऐसा ऐसा कुछ है नहीं ऐसा हमारे यहाँ कुछ उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और तीसरी चीज, कोई नया स्टेट ही बाहर से जोड़ लिया गया, मैंने बताया था आदित्य लैंड, मैंने बताया था आधा भूटान, तो वो केस है। फिर आर्टिकल 3 क्या है, उसी स्टेट का कुछ भी करना उसके साथ, नाम, एरिया, बाउंड्री, साइज आगे पीछे करना, उस स्टेट में से 2 निकालना, उस स्टेट में से कुछ नया करना, वो सब हो सकता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, रिक्वायर्ड है। दूसरी चीज, राष्ट्रपति उस स्टेट को भेजेंगे ये चीज को कि आपके स्टेट के साथ ये करने जा रहे हैं, आपकी विधानसभा मंजूर है कि नहीं है। अगर विधानसभा बोले नहीं मंजूर है, तो भी राष्ट्रपति चाहे पार्लियामेंट चाहे कर सकता है, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। राष्ट्रपति पार्लियामेंट नॉट बाउंड बाय द स्टेट्स व्यूज, नहीं हो सकता। ठीक है, अब आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 4 की वजह से आर्टिकल 2 और 3 में से जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो संविधान के आर्टिकल 368 वाले अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 4 प्रोटेक्शन देता है, 2 और 3 के अंदर कोई अमेंडमेंट होने की वजह से, वो 368 मत बोल देना उसको, 368 का अमेंडमेंट नहीं है, 368 संविधान में संशोधन नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी वाला केस नहीं होगा। ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने अभी बात करी, टेरिटरी ऑफ इंडिया मैंने पहले ही समझाया था कि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बात करते हैं इंडिया पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है। अब इंडिया की टेरिटरी का पार्ट क्या क्या होता है, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स प्लस यूटीज प्लस फ्यूचर टेरिटरीज। यूटीज क्या क्या हुआ है हमारे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा, आंध्रा, लक्षद्वीप। ठीक है, ये सब हो गए, और कोई बची तो वो बताओ। नाउ हमने कहा हमने कहा यूटीज तो हो गए, चलो वो तो सेंटर के अपने ही होते हैं, वो तो सेंटर सरकार अपने अपील करती है, बचे हुए सारे स्टेट्स हैं। तो ये स्टेट कैसे बने थे, ये स्टेट बने थे, इसमें थे ब्रिटिश, हमारे जो हमारी प्रोविंसेस थी, जो हमारी अवध हो गई, हमारी यूपी हो गई, हमारी एमपी सेंट्रल प्रोविंस हो गया, हमारा कुछ और जो
उधर का जो अपना पंजाब का रीजन हो गया, इसके बाद कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे जिनके अपने अपने राजे रजवाड़े थे, जिनका अपना पूरा महल वहल था, पूरा उनका उन जो जो इन हमारे प्रिंसली स्टेट्स में राजकुमार साहब रहते थे, रानी लोग रहते थे, लेकिन उनके यहाँ भी क्या क्या होती थी, भले राजा रानी वो लोग रह रहे हो, लेकिन उनके यहाँ भी एक हल्की सी विधानसभा हुआ करती थी। पर ये डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंडर नहीं थे, प्रिंसली स्टेट्स, पीआर लिखा हुआ है मतलब प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये सरकार को, ब्रिटिश सरकार को हफ्ता देते थे। किस वजह से कि साहब अगर आपको हम हफ्ता नहीं देंगे तो आप परसों हमारे आ जाओगे, हमारा किला विला छीन लोगे, हमारी सेना ले जाओगे। तो ऐसे केस में ये जो थे प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश सरकार के भले डायरेक्ट अंडर कंट्रोल नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अम्ब्रेला के अंडर थे कि साहब अगर नहीं दिया हफ्ता तो आ रहे हैं शाम को। तो ऐसी बात हो गई। तो हमने कहा ये तो हो गए स्टेट्स इनसे बने थे, ब्रिटिश प्रोविंस प्लस हमारे प्रिंसली स्टेट्स, साथ में सेंटर के द्वारा जो अपने आप संचालित होती हैं कुछ ड्यूटीज, और फ्यूचर में आने वाला कोई आदित्य लैंड, ठीक है, ये हो सकता है। नाउ हमने कहा ये बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें गेम ये है, जब हमारा तेलंगाना का, जब हमारा अभी जब जब इनको बंटना था, इनके 10 साल पूरे हुए, तो हमने कहा लाओ क्या हो रहा है यहाँ पे स्टेट्स का। जब ऐसा होना था तो उस समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हमारे यहाँ धर कमीशन आया, जेवीपी कमीशन आया, सारे, क्योंकि देखो कई सारे तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, वो कह रहे थे मद्रास प्रोविंस से हमें हमें अलग करो, हम नहीं जानते मद्रास प्रोविंस को, हम तेलुगु बोलते हैं, ये लोग तमिल बोलते हैं, हम नहीं है इनका हिस्सा। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि कई लोग कह रहे थे हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा भाषा अलग है, हमें इनके साथ नहीं रहना, हमारा स्टेट अलग करो। अब ये चीज पहले मानी नहीं गई। दोनों कमीशन कमिटीज ने बोला कि नहीं मानेंगे। जेवीपी कमेटी क्या है, इसमें तीनों देश के समय के टॉप लीडर बड़े बड़े हैं। कौन से हैं वो, उनके आप नाम बताओगे, ठीक है। अब जेवीपी कमेटी हो चाहे धार कमीशन हो, दोनों ने मना कर दिया था कि हम इनको नहीं मानते लैंग्वेज वाले आधार पे। कल को आप बोलोगे हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारा डायलेक्ट अलग है, हमारा सेक्ट अलग है, हमारा ये अलग है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा देश अभी बनते बनते ही बिखर जाएगा, अलाउ नहीं है। लेकिन पोटी श्रीरामुलू का केस हो गया, इन्होंने क्या किया, फास्ट एंड टू डेथ कर लिया, इनकी डेथ हो गई। अब ऐसे केस में इसके बाद एक नया फजल अली कमीशन आता है, इसमें जज साहब जो थे इस कमीशन के हेड थे, उन्होंने कहा ठीक है मान लिया, लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड एज वन पैरामीटर। ये पैरामीटर हो सकता है, पैरामीटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब खाली लैंग्वेज के आधार पर सब लोग बांट दो, नहीं। हम बोलेंगे वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी गलत है। आपने क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सहूलियत मांगी थी, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इसलिए हम आपका स्टेट अलग कर रहे हैं। अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह पे अपने लैंग्वेज की डिमांड आनी शुरू हो जाए, लेकिन लैंग्वेज की डिमांड आनी शुरू हुई, लैंग्वेज अपने आते ही गए। चलो साहब ओके, तो हमने कहा आगे बताओ क्या हो रहा है। हमने कहा सिटीजनशिप के अराउंड क्वेश्चन है। अब सिटीजनशिप के अराउंड ओसीआई कार्ड होल्डर्स के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। तो एक बार हम ओसीआई कार्ड होल्डर देखेंगे, एक बार हम ये देखेंगे कि आर्टिकल 11 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो हमारे पार्लियामेंट ने कुछ हमारे कानून बनाए वो क्या है, CAA 1955। अब आर्टिकल 11 कहता है ओनली पार्लियामेंट डज हैव द अथॉरिटी, किस चीज की, कि सिटीजनशिप के लिए कोई नया कानून लाने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या आया, सिटीजनशिप एक्ट आया 1955, जिसमें क्या है, एक्विजिशन भी है और लॉस भी है ऑफ नागरिकता। पहली बार लॉस देख लेते हैं, लॉस आसान है। लॉस कैसी है साहब, लॉस कब होगी नागरिकता मेरी, अगर मैं त्याग दूं खुद से ही, मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूं इंडिया की नागरिकता, क्यों छोड़ रहा हूं, मेरा मन, ठीक है, लेकिन इसकी वजह से जो मेरा बच्चा होगा, माइनर चाइल्ड, उसकी नागरिकता भी चली जाएगी। माइनर चाइल्ड, अगर मैं बाहर हूं और मैंने दूसरे देश की नागरिकता मैंने ले ली है, तो मेरे बच्चे की नागरिकता भी ऑटोमेटिकली, अगर मैंने इंडिया की छोड़ दी तो फिर मेरे बच्चे की भी चली जाएगी। दूसरी चीज क्या है, टर्मिनेशन, कि मेरी नागरिकता को निकाल दिया गया है, मैंने भाई मेरी नागरिकता खत्म हो गई है, क्यों, क्योंकि भैया मैं कहीं और रहने लग गया हूं। तीसरी चीज डेप्रिवेशन, मेरे से नागरिकता छीन ली गई है, किस वजह से, या तो मैंने कोई फ्रॉड कर दिया हो, फ्रॉड करके मैंने अपनी नागरिकता पाई हो, या फिर डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसलॉयल्टी टू द इंडियन स्टेट, गद्दारी कर दी हो। तीसरी चीज ट्रेडेड या कम्युनिकेटेड विद एनिमी एलियन, जिस समय पे हमारी जंग चल रही हो उस समय एनिमी एलियन से मैं दोस्ती कर रहा हूं, वो तो गलत बात है। रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 5 years, गॉन, आपसे ले ली गई, अब छोड़ो यहां से, क्या करना है। बीन इम्प्रिजन्ड फॉर 2+ years, अगर मैं नागरिकता पाया, मान लेते हैं आज की तारीख में मैं अपनी नागरिकता पाया, और आज से लेके 5 साल देख लो, अब आज से लेके 5 साल के बीच में अगर मैं कहीं बाहर गया घूमने और वहां मेरी पकड़ हो गई, वहां मैं गिरफ्तार हो गया, और मेरी जो जेल है वो 2 साल से ज्यादा की हो गई, क्योंकि मैंने अपना नागरिकता अभी जस्ट पाई और मैंने जाके बाहर कुछ एक्शन कर दिया कि मुझे ऑफेंस कर दिया मैंने, और मैं हो गया अंदर जेल के। तो इसका मतलब है कि 5 साल के भीतर मैं 2 साल से ज्यादा की सजा काटने वाला हूं किसी और देश में नागरिकता पाने के बाद, तो मेरी नागरिकता चली जाएगी। ये गेम है, ठीक है साहब, ओके। अब CAA 1985 जिसमें आसाम हाईकोर्ट की बात हुई थी, और CAA 2019 जिसमें बात हुई थी कि हमारे कुछ जगहों से आने वाले कुछ हमारे शरणार्थी, तो उनकी बात कर लेते हैं।
1985 क्या है सर? 1985 है आसाम अकॉर्ड्स। दैट मींस कि आसाम अकॉर्ड्स के अंदर हमने कुछ चर्चा करी थी। क्या हो रहा था? 71 में जो वॉर हुई थी, 71 की वॉर से पहले तक क्या कुछ सब ठीक था? नहीं था। तो वहां पे क्या हो रहा था? बांग्लादेशीज का इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, या वो लोग आ गए थे कहां? आसाम में मेजरली। अब आसाम में क्या हुआ? आसाम के स्टूडेंट्स, आसाम के और लोग, आसाम के जो गण लोग थे, वो लोग खड़े हो गए कि साहब ये आसामी है ही नहीं, ये लोग तो बाहर के बंगाली हैं, ये तो ये हैं वो हैं। तो ऐसे केस में वहां पे विद्रोह हुआ, वहां पे हुआ झगड़ा, वहां पे हुआ वायलेंस। अब उस वायलेंस को शांत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए सरकार ने क्या किया? कुछ चेंज कर दिया। वो क्या है? आसाम अकॉर्ड साइन हुए थे। आसाम अकॉर्ड्स में, ठीक है, आसाम अकॉर्ड में बात हुई थी कि साहब उसका क्लॉज 6 जो है, उसका हम क्लॉज 6 इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि क्या हो? शांति बहाल हो सके। अब मेजर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हैं टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट असमीज कल्चर, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। इसका मतलब है कि हम इस चीज को डाल रहे हैं, हम कट ऑफ डेट डालेंगे, 67 के डालेंगे, 71 के डालेंगे, ये डेट डालेंगे, तो हम उसमें तय करेंगे कि आसामी ये है कि नहीं है। आसामी, अब देखो जो आ रहा है वॉर की वजह से आ रहा है, वहां से भाग के आ रहा है, तो जाहिर बात है कि वो शरण लेने आ रहा है हमारे यहाँ। तो अगर वो 67 से पहले ये आ गया है, 67 की डेट से 1 जुलाई 1967 ये डेट है, फर्स्ट जुलाई 1967, ठीक है। अगर वो इस डेट से पहले आ गया है तो भैया वो आसामीज है। अगर इस डेट के बाद आया तो भैया उसके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अगर इस डेट के देखो और आगे आया तो फिर भैया अब वो इलीगल माइग्रेंट है, जब तक वो अपने प्रूफ ना दिखाए। ठीक है साहब, ओके। फिर इसके बाद हुआ इसी असम अकॉर्ड की वजह से क्या हुआ? हमारे एनआरसी कंडक्ट होता है। तो एनआरसी भैया पहली बार कब हुआ है? 1985 असम अकॉर्ड्स के हिसाब से हम बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को जो भी आए हैं 24 मार्च 1971 उसके बाद से हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उनको ट्राई कर रहे हैं कि अब उनके साथ क्या किया जाए। ठीक है साहब, ओके। अब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से एनआरसी वहां पे लागू होता है, शुरू होता है। अब हिस्ट्री क्या है? पहली बार एनआरसी कब हुआ? 1951 में हुआ था, क्योंकि वहां पे तब भी आसाम के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो बंगाली थी, ईस्ट बंगाल से आ रही थी, उधर के ईस्ट पाकिस्तान था उनका वो। तो अब वो लोग आ रहे थे, तो उनके लिए भैया हमने कहा कि ये लोग और विद्रोह हो जाएगा। विद्रोह कौन कर रहे थे? ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसाम गण संग्राम परिषद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों चारों के बीच में बैठ के पैक्ट हुआ कि साहब अब से कोई और वायलेंस नहीं, कोई और आगजनी नहीं, कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब सीए 2019 आता है। 2019 में क्या हुआ? 2019 में सुप्रीम कोर्ट लेके आती है, सॉरी हमारे हमारी पार्लियामेंट लेके आती है। पार्लियामेंट ने क्या बोला? पार्लियामेंट ने बोला कि आप जो दिसंबर 2014 वाला जो हमारा जो हमारा अग्रीमेंट है, वो क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन जगहों से आने वाले जो हिंदू होंगे, सिख होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, पारसीज होंगे, इन लोगों के लिए हम नागरिकता का प्रावधान लेके आ रहे हैं कि सीए 1955 के हिसाब से नागरिकता पाना आसान काम नहीं है, टफ काम है। सीए देखो एक बार जरा ये देखो जरा 1955। अब इसमें क्या है? अगर आपको सिटीजन बनना है इंडिया का, ब्रांड, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, हमारा डिसेंट या नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन से आना हमारे यहाँ इंडिया में टफ काम है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? फॉरेनर कैन अप्लाई फॉर सिटीजनशिप अगर ही और शी, पहली बात तो इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। दूसरी चीज, हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 12 महीने प्रीसीडिंग द लास्ट ईयर एंड स्टेड इन 11 ईयर्स प्रोसीडिंग दीज 12 मंथ्स। पहली बात तो उसको 11-12 साल तो इंडिया में रहना पड़ेगा। और जब वो अप्लाई कर रहा होगा कि साहब अब मैं 11-12 साल से मैं इंडिया में रह रहा हूं, मेरी जरा एप्लीकेशन देखो साहब, मुझे नागरिक बनाओ अपने यहाँ का, तो ऐसे केस में जब वो अप्लाई कर रहा होगा हमारे रजिस्ट्री में, तो उससे 12 महीने पहले यानी उसके लास्ट ईयर में तो उसको इंडिया में रहना ही रहना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा स्टेड 11 ईयर्स प्रीसीडिंग दीज 12 मंथ्स, दैट मीन्स 12 ईयर इन टोटल, और 12 में से लास्ट का 1 साल तो आपको रहना ही रहना इंडिया में। उसके जो पहले के 12 साल हैं उसमें से आप 11 साल भैया आपको रहना पड़ेगा इंडिया में, यहीं पे रहो। अच्छा, नाउ यहां पे इनके जो इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे ये आदमी हो, ये नॉर्म्स जो हैं, दीज टू नॉर्म्स व्हिच आर प्रपोज्ड टू बी रिलैक्स अंडर द अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट हम रिलैक्स कर रहे हैं। कैसा अमेंडमेंट रिलैक्स किया गया है? तो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन, सिख्स, पारसीज जो कहां से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों से आ रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं इवन इफ ये एंटर हुए हैं इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, दे वोंट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट नहीं है ये। दूसरी चीज, डिक्रीज इन पीरियड ऑफ रेसिडेंस, 12 से उसको 7 साल कर दिया गया है। दैट मींस 2014 की डेट हो गई है सेट, ठीक है। अब अगर वो 7 साल के भीतर भीतर उनको यहाँ पे रहना है, दिखाना है अपना टाइम कि भैया हमारी टाइमलाइन यहीं पर ही, हम यहीं पे रह रहे थे, हम इलीगल माइग्रेंट पहले थे, लेकिन अब आपके नए आदेश के हिसाब से हम इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो हमारी नागरिकता जो है स्वीकार करी जाए। चलो, ये आर्गुमेंट आया। हमने कहा ओके सर, आगे क्या चल रहा है? हमने कहा आगे और सारे टॉपिक हैं, वो क्या है? ओसीआई के अराउंड। तो ओसीआई के अराउंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओसीआई भैया, ओसीआई लोग हमारे बहुत ज्यादा गणमान्य लोग हैं, ये लोग बाहर रहते हैं, ये लोग इंडिया में अपना आते जाते जब भी करते हैं, तो हम इनके ओसीआई के लिए क्या कर रहे हैं? तो ओसीआई के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। वो क्या है कि मल्टीपल एंट्री मिलती है इनको, लाइफ लॉन्ग वीजा है इनके पास, जो चाहे आ जाएंगे। इसमें एफआरआरओ और एफआरओ रजिस्ट्रेशन
जो हमारे फॉरेन जो हमारे लोग रहते हैं, तो उसमें इनको रजिस्टर नहीं करना है फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे। आ रहे हैं अगर यहाँ पर कोई अब घूमने फिरने आ रहा है तो कभी तो कई बार थाने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि साहब आ गए हो, कब तक रह रहे हो, कब तक और स्टे आपका क्या है, तो वो उसमें इनको हमारे जो ओसीआई कार्ड होल्डर है उनके लिए सब जरूरत नहीं है। नाउ इंटर कंट्री अडॉप्शन एनआरआईज के साथ ये बराबर है किस चीज में कि साहब मुझे किसी और देश का बच्चा अडॉप्ट करना है, जो भी करना है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन जो चाहूं मैं कर अपना जो करना चाहूं कर लूं। अब कैन अपीयर फॉर ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, फॉर एग्जांपल नीट वीट में भी ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तभी आप देखना कि यूएई में दुबई में जो है कोचिंगें चलती हैं किस चीज की, आईआईटी की, नीट की, इन सब चीजों की। ठीक है साहब, ओके। अब क्या ओसीआई नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट होल्ड प्रेसिडेंट वीपी ऑफिस या जज का पोजीशन, नहीं ये नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शन, ये भी नहीं होने देंगे। तीसरी चीज, इनएलिजिबल फॉर पब्लिक सर्विस अपॉइंटमेंट्स, नहीं हो सकता। नॉट एलिजिबल फॉर लेजिस्लेटिव मेंबरशिप, यानी अपने राज्यसभा विधानसभा लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं ये, ठीक बात है। इसके अलावा कैन नॉट ओन एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म प्रॉपर्टीज, जो भी हमारे जो खेती बाड़ी वाले जमीन है वो नहीं मिलेगी इनको। ओसीआई बाहर रहो। अब हु कैन नॉट बिकम एन ओसीआई, जिसके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स पाकिस्तान बांग्लादेश से हैं, नहीं बन पाओगे क्योंकि आपकी एंसेस्ट्री वहां की है, हमारे आगे नहीं हो। दूसरी चीज, फॉरेन मिलिट्री के लोग आप नहीं बन सकते ओसीआई कार्ड होल्डर, कैसे बन जाओगे आप। नाउ हमारे यहाँ क्या है आर्गुमेंट, फॉरेन स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन या ओसीआई कार्ड होल्डर, 2 इयर्स की मैरिज होनी चाहिए आपकी, आप मैरिड रहने चाहिए, पता चलेगा आपने शादी करी इसलिए खाली कि नागरिकता पा जाओ, नहीं ऐसे नहीं। फॉरेन नेशनल कौन कौन, जो वॉज इंडियन सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, संविधान के लागू होने वाले दिन। फ्रॉम टेरिटरी एडेड आफ्टर 15 अगस्त 1947, जो भी टेरिटरी हमने अपनी आजादी के बाद हमने हासिल करी है, जोड़ी है, दैट मीन्स मेनलैंड इंडिया, दैट मीन्स सिक्किम, दैट मीन्स कोई और स्टेट जो पहले भैया किसी और जो अपने किसी और का पार्ट हुआ, गोवा हुआ, पौंडीचेरी हुआ, जो पहले फॉरेन टेरिटरी हुआ करते थे। तो अगर उसके बाद आप अगर ऐड हुए हो, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट या चाइल्ड, जो भी आप लोग अगर यहां के पैदा हुए वाले लोग थे, तो मान लेंगे कि ठीक है आप उसे बन सकते हो। चलो साहब, उसे के अराउंड हमने बात कर ली। अब आगे चलते हैं, हमारे यहाँ और कहानी क्या हुई। हमने कहा हमारे यहाँ एक चीज हुई, वो इंपॉर्टेंट ये थी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ एसटीज एंड एसटीज, ठीक है, ओके। तो हमारा आर्टिकल आर्टिकल 15-16 की बात हो रही है, और आर्टिकल किसकी, 20 की बात हो रही है, राइट टू रिमेन साइलेंट। याद रखना, जब मैं राइट टू रिमेन साइलेंट बोलता हूं, मतलब आप ये मत कर देना आर्टिकल 21 की बात हो रही है तो राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, नहीं। आर्टिकल 20 के अंदर आता है अपना राइट टू रिमेन साइलेंट, ठीक है। राइट टू रिमेन साइलेंट क्या है कि मैं चुप रहूंगा, मेरे खिलाफ अगर आपको सबूत जुटाने हैं पुलिस वाले को तो आप जुटाओ ना, मैं अपने थोड़ी गवाही दूंगा अपने खिलाफ, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये क्यों हुआ था केस, क्योंकि जो दिल्ली सीएम जो केजरीवाल जी थे उनको बेल मिली थी इस चीज पे। अच्छा ठीक है, राइट टू साइलेंस इज डिराइव फ्रॉम आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, दैट मींस राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, नो पर्सन, कोई भी आदमी को ये नहीं हो सकता है कि उसको आप बोलोगे अपने खिलाफ झूठी गवाही दे, अपने खिलाफ गवाही दे कि तू ही था जुर्म करने वाला। मैं क्यों गवाही दूं, तुम्हें करना है सबूत, तो अपने तुम जुटाओ प्रूफ, ये सारी चीजें। एक्सेप्शन कब होता है, कहां पे, ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, पहली बात तो ठीक है। दूसरी चीज, राइट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन हु इज बीइंग इंटेरोगेटेड अंडर कस्टम्स एक्ट, क्योंकि कस्टम एक्ट के अंदर आपको एक्यूज माना ही नहीं जाता है, ठीक है। कस्टम एक्ट जो हमारा 1962 है, तो ये चीज किसको है, अगर आप एक्यूज हो तभी तो आप अपने आर्टिकल 20 का आह्वान करोगे। जब हम कस्टम एक्ट के तहत आपको एक्यूज मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप क्यों अपने आपके ऐसे बोल रहे हो साहब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, मैं नहीं बोलूंगा अपने खिलाफ, बोलो भाई बोल लो। नाउ फेमा जो हमारा एक्ट है, सिंस द पर्सन इज नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड इज नॉट एंटाइटल्ड टू ए लॉयर, तो जरूरत नहीं है कि अगर आप तो हमारे जो हमारा फेमा है, जो कस्टम एक्ट है, उसके तहत आप बोलो पहले तो वकील लाओ फिर बोलूंगा मैं कुछ भी, तो इसके देखो यहां पे आप नहीं बन सकते। दूसरी चीज, ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नॉट इन सिविल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ओके। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि राइट टू रिमेन साइलेंट फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गई बात। दूसरी चीज इधर के चल रही है आर्टिकल 15-16 में, यहां पे है रिजर्वेशन में, यहां पे है सब क्लासिफिकेशन। तो एक जजमेंट हुआ, जजमेंट में 7 जजेस की बेंच थी, उसमें इकलौती महिला जज बेलम त्रिवेदी मैम ने बोला था कि नहीं, बाकी सब ने, उस समय के हमारे फॉर्मर सीजीआई जो हमारे थे, फॉर्मर डीवाई चंद्रचूड़ जी, बाकी हमारे जो करंट जो हमारे सीजीआई हैं, बीआर गवाई जी, फिर विक्रमनाथ सर, सारे मनोज मिश्रा जी, पंकज मित्तल जी, एससी शर्मा जी, इन लोगों ने बोला 6-1 की मेजोरिटी से कि एससीज एसटीज के अंदर स्टेट्स को चाहिए क्या, सब क्लासिफिकेशन अब जरूरी है। क्या जरूरी है, सब क्लासिफिकेशन। इससे क्या होगा, ये पता चले क्रीमी लेयर कि कौन से एससीज कौन से एसटीज जो हैं अच्छे हो गए हैं, देखो अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं। और इन्होंने कहा काफी कुछ कि एससीज एसटीज के अंदर भी होमोजेनिटी नहीं है, हर कोई वर्ग अलग अलग है अंदर, तो सब क्लासिफिकेशन जरूरी है। स्टेट्स करें इस चीज को, स्टेट्स अपने अंदर लिस्ट बनाए, ठीक है, ये बोला गया है।
शेड्यूल कास्ट आर नॉट इनडिवाइजिबल मोनोलिथ, यानी कि दे आर कंपोज ऑफ हिट्रोजिनस ग्रुप्स ऑफ कास्ट, रेसेस, ट्राइब्स विद वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस। स्टेट्स अपने आप से कैन फर्दर क्लासिफाई देम, चाहे तो उनको हटा दे, चाहे उनको ये कहते हैं साहब ये लोग काफी ज्यादा संख्या में हमारे हमारे प्रशासन में है, काफी ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग हो गया है। अब रैशनल प्रिंसिपल होना चाहिए फॉर डिफरेंशिएशन। क्यों बोल रहे हो किसी को कि आप अपलिफ्ट हो गए, आप नहीं हुए, जो भी हुआ है। नाउ स्टेट्स हैव टू प्रोड्यूस डेटा टू सपोर्ट देयर क्लेम कि सब क्लास जो है रिक्वायर्ड मोर बेनिफिशियल ट्रीटमेंट, कि इस सब क्लास को भी और ज्यादा जरूरत है आगे आने की। चलो साहब, इसके अराउंड बात हो गई 15-16 और आर्टिकल 20 के अराउंड। नाउ आर्टिकल 20 के आगे बात आगे चलते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू बी फॉरगॉटन हो गया, आरटीआई एंड राइट टू प्राइवेसी हमारे इंपॉर्टेंट रहा है। नाउ आप याद करो, हमारे यहाँ हमारे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है राइट टू प्राइवेसी, इस पे पुट्टास्वामी जजमेंट, ठीक है। अभी जज पुट्टास्वामी जी की भी डेथ हुई थी हाल में। इसके बाद डीपीडीपी एक्ट, तो डीपीडीपी एक्ट क्या है हमारा, डीपीडीपी एक्ट की वजह से क्या हो रहा है कि वीकनिंग हो गई आरटीआई एक्ट में, और एनसीपीसीआर ने भी रेज किया कंसर्न ओवर डेटा ऑब्जेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन रूल्स का, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं हम, राइट अगेंस्ट एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलो, तो एम के रजिंसिक केस हुआ। इसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया। तो हमारे जो हमारा पीडी लॉ है, पीडी लॉ में ऑलरेडी हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा इस पे सोच विचार हो ही रहा है, आगे इस पे और डिबेट आएंगी, ये केस अभी ऑनगोइंग है, ये आगे भी इस पे न्यूज देखोगे आप। नाउ माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन, तो माइनॉरिटीज में क्या क्या बात हो रही है, माइनॉरिटीज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। एएमयू की बात हो गई, ठीक है, एएमयू के बाद जामिया की बात हो गई। तो अब केस ये है कि क्या एएमयू साहब एक माइनॉरिटी संस्थान है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी कि हाँ साहब वो है, और उसके अलावा माइनॉरिटी के लिए टेस्ट भी है हमारे पास। नाउ डीपीएसपीज, तो डीपीएसपीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट एमेनेबल टू आरटीआई एक्ट। अच्छा, यूएन जनरल असेंबली ने इस साल बोला हुआ है क्या, ये क्या है, 2025 है, एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, इसका साल है ये, तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है। इसके बाद संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इनका, जो हमारे कोऑपरेटिव्स का, वो भी चलो देखना शुरू करते हैं क्या क्या कहानी चल रही है। तो पहली बात तो यूसीसी भी है इधर इंपॉर्टेंट, अपना जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कैसी कैसी होती है। तो जो हमारी सोसाइटीज है वो है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स की, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स की, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब भी आप जो आपने वर्ड देखे सहकारी बैंक, ये सारे बैंक, तो ये सब कहां से उपजे हैं, ये सब कोऑपरेटिव से उपजे हैं। हमारा कोऑपरेटिव कौन से पार्ट में आता है, पार्ट नंबर 9 क्या है आप बताओगे। नाउ हमारा माइनॉरिटी का स्टेटस, तो माइनॉरिटीज के लिए हमारे देश में जो हमारे संविधान में कुछ कुछ फीचर्स हैं। क्या माइनॉरिटीज हमारे यहाँ 29 और 30 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है इनके लिए। कैसे कैसे माइनॉरिटी हमारे डिफाइन होते हैं, तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, जैन्स, ये वो माइनॉरिटीज है जो हमारे माइनॉरिटी मानी गई है संविधान के हिसाब से, पार्लियामेंट के हिसाब से। नाउ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इनको करता है रिकॉग्नाइज कि आप माइनॉरिटी हैं। नाउ माइनॉरिटी राइट्स आर द नॉर्मल इंडिविजुअल राइट्स जो एज अप्लाइड होते हैं टू द मेंबर्स ऑफ रेशियल, एथनिक, क्लास, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सेक्सुअल माइनॉरिटीज एंड ऑल्सो कलेक्टिव माइनॉरिटी। ये देखो इनके कुछ राइट्स भी होते हैं एज अ ग्रुप। नाउ माइनॉरिटी राइट्स जो होते हैं आर इंपॉर्टेंट बिकॉज माइनॉरिटीज आर न्यूमेरिकली लेस, हैं बेचारे कम, गायब हो गए तो। इसके बाद हेंस दे आर वल्नरेबल बिकॉज मेजॉरिटी कैन इजीली अब्यूज माइनॉरिटी, इसीलिए माइनॉरिटी लेके आए। नाउ जब एएमयू का केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है दे मस्ट प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी। पहली बात तो उनका आइडेंटिटी उनके दिखना चाहिए पहचान में। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 इन्हीं के लिए है, माइनॉरिटी स्टेटस देता है, राइट टू एस्टैब्लिश अपने मैनेज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देता है, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए सरकार की पॉलिसीज, और स्पेशल राइट्स होने चाहिए फॉर माइनॉरिटीज। ओके ठीक है। अब जो भी अगर कानून आए हैं डिस्क्रिमिनेटरी, अगर कानून है वो, अगर वो एक्शन सरकार का डिस्क्रिमिनेटरी है, देन दोज एक्शंस आर इनवैलिड। माइनॉरिटी का स्टेटस का हमारा स्कोप क्या है, अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल एएमयू, क्योंकि एएमयू कब बना है, एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदन कॉलेज, तब का कॉलेज था ये, सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था ये, अंग्रेजों की सहमति से बनवाया था। चलो इंस्टीट्यूशन जो है दे नीड नॉट बी एक्सक्लूसिवली फॉर माइनॉरिटीज, यहाँ पे और लोग पढ़ने आते हैं, फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स, सेंट स्टीफेंस, सेंट पीटर्स, सेंट जॉर्जेस, सेंट लॉरेंस। तो इन सारे संस्थानों में क्या है, सारे माइनॉरिटी नहीं है, पर प्रिडोमिनेंटली ये माइनॉरिटीज को बेनिफिट देते हैं। कैसे, जैसे क्रिश्चियन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, वो क्रिश्चियनिटी वाले फॉलो करने वाले लोगों के बच्चों की फीस कम लेते हैं, ये चीज उनको बेनिफिट करती है। नाउ स्टेट का रेगुलेशन क्या हो सकता है इसमें, स्टेट रेगुलेशन इज अलाउड बट मस्ट नॉट अफेक्ट माइनॉरिटी स्टेटस। दूसरी चीज, माइनॉरिटी कैरेक्टर इज इंटैक्ट इवन विद नॉन कम्युनिटी मैनेजमेंट। अगर वो कम्युनिटी मैनेज उसको नहीं करती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एएमयू के लिए अगर कोई ऐसे बोर्ड उनका जो हो उसमें सारे मुस्लिम्स नहीं हो, तो भी उसका ऐसा मतलब नहीं हो सकता कि एएमयू माइनॉरिटी नहीं रही, नहीं माइनॉरिटी है ये जो हमारा संस्थान। नॉन कम्युनिटी एक्सपर्ट्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स।
अगर कोई बहुत अच्छा कोई डिपार्टमेंट है, कोई नया ही लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, तो उसमें अगर आपको कोई प्रोफेसर चाहिए और वो डिपार्टमेंट का प्रोफेसर जो है अगर मैनेजमेंट का पार्ट है और वो मुस्लिम नहीं है, तो क्या मतलब क्या एएमयू क्या वो नहीं रहेगा माइनॉरिटी? वो रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब एम के रंजीत सिंह केस हुआ राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। इसमें क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर हम क्या जोड़ रहे हैं? क्या? राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, a right to be free from the adverse effects of climate change, which should be recognized by the combined reading of आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 सबको बराबर करता है, आर्टिकल 21 सबको जिंदगी देता है। ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है साहब? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट हो रहा है जो हमारे क्लाइमेट में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है। नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, चाहे इसके जो भी कॉज हो। बट सिंस द 1800s क्या हुआ है? ह्यूमन एक्टिविटीज ने इतना ज्यादा फ्रंट सीट ले ली है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब नाउ इट इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम। अब चलते हैं यूसीसी की तरफ। यूसीसी क्या है साहब? यूसीसी उत्तराखंड ने लागू कर दी है। अच्छा ठीक है। अब यूसीसी में क्या होगा? इसमें आइडिया ऑफ हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ पर्सनल लॉज। किस चीजों पे? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन चीजों पे। सारे धर्मों में अलग अलग रूल नहीं, कॉमन रूल चलेंगे। नाउ जेंडर न्यूट्रल होगा अंडरलाइंग यूसीसी का प्रिंसिपल। दूसरी चीज रिलीजन न्यूट्रल भी होगा, औरत मर्द के लिए बराबर और सारे धर्मों के लिए बराबर। इसके बाद संविधान प्रोविजन क्या है? डीपीएसपी, जो आर्टिकल 44 कहता है। फिर इसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में भी डाला हुआ है ये कि पर्सनल लॉज जो हैं ऑन मैरिज, डिवोर्स एंड सक्सेशन, दे आर अंडर एंट्री 5 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। दैट मीन सेंटर एंड स्टेट कैन मेक रूल्स ऑन देम। हाउएवर सेंटर और स्टेट अगर रूल बना रहे हैं, सेंटर ही चलेगी अगर सेंटर ऊपर है तो। ओके। डिफरेंट व्यूज ऑन यूसीसी। तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या बोला था? उन्होंने कहा हम डाल दे रहे हैं डीपीएसपी में, लेकिन हम अपने आप से नहीं बना के दे रहे हैं। 21वां लॉ कमीशन आया 2018 में, ये तो इनकी रिपोर्ट आती है। रिकमेंडेड रिफॉर्मिंग एंड कोडिफाइंग फैमिली लॉज अक्रॉस रिलीजन्स टू रिड्यूस क्या? एम्बिगिटी। के भैया यूसीसी जरूरी है। यूसीसी दुनिया में बहुत आगे लोग जा चुके हैं और यूसीसी लोग अप्लाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंप्लीमेंट करते हैं यूसीसी को, वो जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा का एग्जांपल लिया कि शाइनिंग एग्जांपल है। कब से चल रही है उनके यहाँ यूसीसी? 1800 से चल रही है, हमारे क्यों नहीं आ पा रही? नाउ सेंट्रल सरकार क्या कहती है? सेंट्रल सरकार कहती है कि हम तो फेवर में ही हैं, हम तो लेके आएंगे धीमे धीमे। इट स्टेट्स दैट डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल लॉज फॉर वेरियस रिलीजन्स दे आर थ्रेट टू नेशन की यूनिटी। जरूरी है, हम लेके आएंगे। चलो, यूसीसी के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। प्रोज तो पता ही चल रहे हैं हमें कि साहब अच्छी बात है, ये है वो है। नाउ सम सिविल लॉज दे आर इनसेपरेबली कनेक्टेड क्या? विद रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। कुछ सिविल कानून होते हैं जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ ही अलाइंड रहते हैं, तो वो भी हो सकता है चेंज करने पड़े। अगेंस्ट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्ग्यूमेंट है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी कुड बी पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेड। इसके बाद क्या? लीडिंग टू सोशल अनरेस्ट, ये हो सकता है, क्या पता लोग इसमें वाल कर दें। इसके बाद यूसीसी माइट नॉट एडिक्वेटली अकोमोडेट क्या चीजें? यूनिक कस्टम्स एंड सेंसिटिविटीज ऑफ लोगों की आइडेंटिटीज, लोगों के कल्चर, लोगों का रिलीजन, जो भी चीजें। चलो, लेकिन यूसीसी इज इंपॉर्टेंट इन एनी वे फॉर अवर सिलेबस। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ हमारी वीडियो। वो क्या है? डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बात करेंगे, पार्लियामेंट के लीडर ऑपोजिशन, क्योंकि अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ इस साल। इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुछ विकेटिंग जो हो रही है सीटों की। एक हमारे एमपी ने बोला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को कि मालिक मेरी पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी अगर मैं जेल से बाहर नहीं गया तो, और मैंने वहां जाके अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो मुझे देखो ये मेरी सीट मेरी बचाओ। इसके बाद नवंबर 2024 में क्या हुआ? नवंबर में सरकार ने बोला कि 65 साल पुराना कानून है कि किसको हम डिस्क्वालीफाई करते हैं, हम उस कानून को, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को पहले डिफाइन करें, ये करें वो करें, उस पर बात करेंगे। अब डिबेट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन तो हो ही रहा है, इसके साथ एक डिबेट और आ गई कि प्रैक्टिस ऑफ वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अलग अलग क्षेत्रफल में लोग जाते हैं अपने अपने देखो अपने जो खड़े हो जाते हैं लोग। इसके बाद टाइप्स ऑफ बिल पढ़ेंगे हम, एडीएल पढ़ेंगे हम, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये क्या है सर? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है नए कैबिनेट सेक्रेटरी का, जिनका आप नाम बताओगे क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है, कहां यहां तक पहुंचना कैबिनेट सेक्रेटरी तक। इसके बाद चलो डिलिमिटेशन कमीशन, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ये अभी हम देखते हैं यहां पे कोने में है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे क्या? इंटर स्टेट काउंसिल बना है नया नया। नाउ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं? क्योंकि अब इस समय बिहार और आंध्रा ये दो स्टेट ऐसे हैं जो सेंटर में काफी ज्यादा पकड़ बनाए रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये एनडीए को सपोर्ट देते हैं। नाउ अब ऐसे इन दोनों स्टेट का कहना है हमें भैया स्पेशल स्टेटस, वी नीड मनी फॉर दैट। नाउ व्हाट इज टू बी डन? तो सच स्टेट्स, कौन सा स्पेशल स्टेटस जो हमारे यहाँ है, कैसा है? तो देखो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के सारे। अब हमने इन स्टेट्स को बोला है कि क्योंकि आप थे हमारे स्पेशल स्टेटस स्टेट्स। क्यों थे? क्यों? इनके लिए कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है? हिली या डिफिकल्ट टेरेन में रहते हैं, जहां पहाड़ी इलाका है, वहां चीजें पहुंचवाना मुश्किल होता है। इसके बाद बैकवर्ड इकोनॉमिकली एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली, यहां पे रोड है, बिल्डिंग है, लोग वो इतने ज्यादा भी एडवांस चीजें नहीं है। इसके बाद लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ये भी तो बात सोचो आप, चाइना से बॉर्डर है पूरा, ये इधर पाकिस्तान से बॉर्डर है पूरा, वी नीड टू बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ हैव अ लो रिसोर्स बेस, या इनके अपने आप संसाधन कम है, या है भी तो ये लोग उगा ही नहीं कर पाते हैं वो स्टेट्स।
अनेबल टू जनरेट इनफ रिसोर्स ऑन देयर ओन डेवलपमेंट, तो दे नीड क्या, असिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अब जब कोई स्पेशल स्टेट्स क्या, जब अगर कोई घोषित हो जाता है तो क्या होता है, ऑल स्टेट्स गेट सेंट्रल फंड्स एज अ मिक्स ऑफ लोन्स एंड ग्रांट्स। फॉर स्पेशल कैटेगरी जब हो जाते हैं तब क्या होता है, 90% ग्रांट होती है, 10% लोन होता है। मतलब ग्रांट मतलब क्या होता है, चंदा, जाओ आपने दे दिया, अब जाओ भूल जाओ उसको। मतलब कि क्या है, अगर कोई स्पेशल स्टेट है, इनको अगर पैसा पहुंच रहा है, दैट मीन्स वो पैसा इनको लौटवाना नहीं है वापस सेंटर को, वो ग्रांट है। इसीलिए बिहार आंध्र कह रहे हैं हमें, तो हम भी बनेंगे। इसके बाद फॉर नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कैसा होता है, 30% लोन होते हैं, 70% ग्रांट होते हैं, कि लोन तो 30%, कुछ तो वापस लौटाओ यार। तो ये आर्ग्यूमेंट है। जब एलोकेशन होता है मनी का टू स्टेट्स, फंड आर फर्स्ट गिवन टू स्पेशल कैटेगरी, देन गिवन टू बाकी सारे स्टेट्स। ऐसे है आर्ग्यूमेंट। अब चलते हैं आगे हम अपने मेन टॉपिकों पे। तो हमारे मेन टॉपिक क्या है, पहले डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन हुआ। इस बार डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन जब होता है, पहली बात तो 10 इतने समय बाद वापस हुआ है, तो अब ऑपोजिशन की इंक्रीज स्ट्रेंथ हो गई। इस बार उन्होंने बोला कि साहब डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन कब होगा साहब, और डेप्यूटी स्पीकर एक ऐसी पोजीशन होती है जो जनरली ऑपोजिशन के पास जाती है, जनरली संविधान में नहीं लिखा है, याद रखना। नाउ संविधान क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई ए, पहली बात तो टाइम फ्रेम कि कब होना चाहिए। जनरली कन्वेंशन कहता है सेकंड सेशन में करवा लो आप। पहले सेशन में किसका होगा इलेक्शन, स्पीकर साहब का होगा। स्पीकर साहब का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोटेम स्पीकर बनते हैं पहले, सबसे सीनियर मोस्ट जो हमारे एमपी होते हैं उनको बिठाते हैं ऊपर, उनसे कहते हैं साहब इस पूरे हमारे झुंड में से, एमपी के में से क्या ढूंढना है हमें, लोकसभा का स्पीकर बनेगा। अब वो जब स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, स्पीकर साहब बैठ जाएंगे ऊपर, स्पीकर साहब बैठ जाएंगे, उसके बाद वो बैठे रहेंगे सारे, अगला सेशन जब आएगा तब होना चाहिए चुनाव, किसका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा। तो शैल कहीं भी नहीं है, मे हो जाए, सब कुछ हो जाए। चलो साहब, ऑपोजिशन के पास डेप्यूटी स्पीकर की पोजीशन रही है फ्रॉम 1990, तब से लेके अभी तक, सिंस 2014। अब देखो भैया ठीक है, इसके बाद 95 क्लॉज 1 कहता है डेप्यूटी स्पीकर होंगे ही होंगे, होने ही चाहिए। और वो क्या करेंगे, ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर इफ द पोस्ट इज वेकेंट। जब वो ड्यूटी निभा रहे होते हैं, उनके पास सेम जनरल पावर होती है एज द स्पीकर, जब वो प्रिसाइड करते हैं अपनी लोकसभा के अंदर। ऑल रेफरेंस टू द स्पीकर इन द रूल्स एंड जो रूल्स होते हैं वो उन पर लागू होते हैं फिर। ठीक है साहब, बोथ द स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर मस्ट बी अपॉइंटेड एज सून एज मे बी। 93 कहता है कि हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज पॉसिबल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। 178 सेम चीज कहता है फॉर स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभाओं के लिए। ठीक है साहब, ओके। जनरली स्पीकिंग, practice in both Lok Sabha and state assemblies has been to elect the speaker in the first session of the house, usually on the third day. पहले दिन वोट टेकिंग सेरेमनी हो गई, दूसरे दिन हो गया प्रोटेम स्पीकर, तीसरे दिन हो गया इलेक्शन। चलो साहब ओके। अब 94 कहता है या 179 फॉर हमारे स्टेट्स, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर शैल वेकेट हिज ऑफिस इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। जब तक वो मेंबरशिप है उनके पास, तब तक तो वो अपनी कुर्सी पे रह सकते हैं अनलेस हटाए जा रहे हो। दे मे ऑल्सो रिजाइन, may be removed from the office by a resolution of the House of the People passed by a majority of all of the then members present and voting. ठीक है साहब ओके। चलो नाउ डेप्यूटी स्पीकर साहब का, तो अब क्योंकि एम थम्बी दुराई जी पहले बार बने थे डेप्यूटी स्पीकर, अब फर्स्ट 4 डेप्यूटी स्पीकर कौन से 1952 से 1969 तक हमारे सारे जो रहे हैं वो रहे फ्रॉम द रूलिंग कांग्रेस। लेकिन उसके बाद हमने ट्राई किया कि अब ऑपोजिशन को देते हैं चांस, ऑपोजिशन के इस बार चलो ठीक है, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारे इस बार बने हैं। तो ऑपोजिशन के जो लीडर होते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्यों, क्योंकि जो सैलरी एक्ट है ना उसमें मेंशन है। सैलरी एक्ट क्या होता है, सैलरी एंड अलाउंस एक्ट ऑफ हमारे जो हमारे बड़े बड़े जो हमारे ऑफिस हैं। ठीक है ओके, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, इसके अंदर आता है। अब इनको मिलती है क्या, कैबिनेट रैंक, इनको मिलती है एक मंत्री का दर्जा, एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा। अब ये इसके बाद ये अच्छा कब बनते हैं, जब इनके पास कोरम आ जाए, दैट इज 1/10 ऑफ मेंबर्स जो नॉन रूलिंग है, मेंबर्स नॉन रूलिंग। अच्छा ठीक है जी ओके। अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो ही लीडर ऑफ अपोजिशन है। मिनिस्टर का स्टेटस मिल गया इनको। इवॉर जनिंग के हिसाब से ये क्या है, ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी पीएम इन वेटिंग है, यानी हो सकता है शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो अब ये कई सारे सिलेक्शन कमेटी के पार्ट बनते हैं, जैसे किस किस के, सीवीसी का अपॉइंटमेंट करते हैं ये, सीआईसी का अपॉइंटमेंट करवाते हैं ये, सीबीआई, एनएचआरसी, लोकपाल, इनका अपॉइंटमेंट करवाते हैं ये। इसके बाद सीईसी भी हो गए इसमें शामिल, सीईसी। ठीक है ओके। नाउ इसके बाद गवर्नेंस में काफी रोल निभाते हैं ये, क्योंकि ये सब सरकारी पॉलिसी को बताते हैं, सब अच्छी है बुरी है जो भी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये कई सारी कमेटी के मेंबर्स होते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे क्या, पब्लिक अकाउंट्स के, ठीक है, चेयरमैन भी होते हैं ये, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और वेरियस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारे नेता विपक्ष है वो। ठीक है साहब ओके। नाउ अब चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। तो आर्टिकल 102 ये क्या कहता है कि एमपीज एंड एमएलएस का अगर फंडामेंटल क्राइटेरिया यही है, अगर मेंबरशिप गई तो भैया उनका सेवा समाप्त। पर भाई मेंबरशिप कैसे जानी है, क्या करवाना है उनका, तो ग्राउंड क्या है, अगर ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट,
अगर वो अनसाउंड माइंड हो गए, अगर वो दिवालिया हो गए, अगर भारतीय नागरिक ही नहीं रहे, तो अब भैया इसके तो इस वजह से क्या है, उनकी नागरिकता जाएगी। नाउ 10th शेड्यूल हमारा एडीएल है। एडीएल मतलब क्या होता है, आया राम गया राम। इस पार्टी से आए, चुनाव हुआ, जीत गए, उसके बाद दूसरी पार्टी बदल ली, ना ना ना, नॉट अलाउड। ठीक है साहब, ओके। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके ऊपर होता है दारोमदार तय करना कि साहब इसका इनके ऊपर एडीएल लगवाएं, इनको डिस्क्वालीफाई करना है, क्या करना है इनको। ठीक है साहब, ओके। आरपीए एक्ट क्या कहता है, आरपीए एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि कुछ सारे स्पेसिफिक ऑफेंस होते हैं, जैसे क्या, एनकरेजिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, जैसे क्या, टेकिंग मनी फ्रॉम समवन एल्स, दैट इज यूजिंग unjustified persona in an election if the person is found guilty and given a sentence of at least 2 years in prison, 2 साल ज्यादा की सजा दे दी गई, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द प्रेजेंट टर्म। ठीक है भैया। इसके बाद एंड एडिशनल 6 ईयर टर्म, तो सजा तो आप काटोगे जेल में। इसके बाद 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नाउ सेक्शन 9 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग फायर्ड फॉर डिसऑनेस्टी या करप्शन एज वेल एज एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप मेंबर होते हुए आप किसी और अपने कुछ सरकार के कोई कॉन्ट्रैक्ट पा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसके बाद सेक्शन 10 भी है, वो कहता है एड्रेसेस द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलिंग टू सबमिट इलेक्शन एक्सपेंसेस। आपने इलेक्शन का अपना सारा नहीं दिया, आपने ये नहीं बताया कि साहब कितना आपने जो खर्चा किया है। 11 कहता है करप्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस, तो आपके ऊपर लगेगा एडीएल। चलो साहब, पहले केस हुए हैं, ईसी ने एक्सरसाइज किया है दिस पावर, कहां पे, फॉर सिक्किम चीफ मिनिस्टर पीएस तमांग के ऊपर, इस क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस ये चार्जेस लगे, उनको फिर बोला गया। ठीक है, सो एज टू ठीक है साहब, ओके। अब सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट ये क्या कहता है हमारा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन करवा रहे हैं इनका, रिमूवल डिस्क्वालिफिकेशन, ईसी मे रिकॉर्ड रीजंस एंड आइदर रिमूव या रिड्यूस द पीरियड ऑफ पर्सन डिस्क्वालिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन इसमें अपनी भूमिका निभाता है। नाउ सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू स्टे not only the sentence but also the conviction of a person. In some rare case, conviction has been stayed to enable the appellant to contest the election. हमने कुछ कुछ जगहों पे ये भी देखा कि इनके ऊपर जो कोई अगर वो लगे थे, आरोप सिद्ध हुए, इनके ऊपर फिर सजा आ गई, तो सजा पे स्टे लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने ताकि ये चुनाव लड़ ले। ठीक है साहब, ओके। नाउ लेजिस्लेटर्स कुड अवॉइड इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन अंटिल 2013। इससे पहले तो क्या होता, 2013 से पहले तो क्या होता था, ये होता था कि 2-3 महीने का प्रावधान होता था कि आपको क्या करना है, आप चाहो तो इसको हाई कोर्ट में अपील कर लो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर लो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना 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 ना, ये अपील वाला गेम ही तो नहीं खेलना हमें। यहां पे 8 क्लॉज 4 ऑफ द आरपीए प्रोविजन स्टेटेड कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन जो है वुड नॉट अप्लाई टू अ स्टेट लेजिस्लेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने क्यों, क्योंकि उनको हो सकता है अपील फाइल करनी हो। पार्लियामेंट फॉर 3 मंथ्स इफ द कन्विक्टेड लेजिस्लेटर फाइल्स एन अपील या रिवीजन एप्लीकेशन विद इन दैट टाइम इट विल नॉट टेक इफेक्ट। वो फिर इसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्लॉज 4 है इसको हटाओ भैया, पूरे को, लेजिस्लेटर के लिए नहीं है। इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन, आप नहीं टिकोगे, नहीं छोड़ेंगे आपको, नहीं जाने देंगे आपको। ठीक साहब है। नाउ अब चलते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स। ये क्या है सर, ये हमने पहले किया था, इसमें सब तरह के बिल के बारे में हमने पढ़ा था, जब हमने मैराथन क्लास करी थी वहां पे हमने बात करी थी कि बस अगर आपको इतना आ गया इस टेबल में, आपको आपके लिए सब क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहां हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2 और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये बिल कहां इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होते हैं, कौन करेगा इंट्रोड्यूस, ये सारी चीजें हमने करी थी। अब जो जो लिखा हुआ है तुम इतना याद कर लेना, बाकी सब इक्वल है, बाकी सब बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको लिखता हूं कोई और कलर से, व्हाइट से। चलो ठीक है, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा में कहीं से भी आ सकता है, यस बराबर है, दोनों जगह पे भी कहीं भी आ सकता है ये। ठीक है, एल एस इक्वल टू आर एस, यहां पे भी एल एस इक्वल टू आर एस। ठीक है साहब, ओके। नाउ कौन ला सकता है मनी बिल और फाइनेंस बिल को, ओनली मिनिस्टर। यहां पे एनी एमपी कोई भी ला सकता है। ठीक है, एनी एमपी, इसको भी कोई भी ला सकता है, इसको भी कोई भी ला सकता है, पर कोई ला नहीं पाया, इतना इतना बड़ा काम कोई किसी से हुआ नहीं। चलो कोई बात नहीं। नाउ प्रायर परमिशन चाहिए क्या राष्ट्रपति की, नो नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं चाहिए। मनी बिल के लिए यस, फाइनेंस बिल टाइप 1 के लिए यस, इसके लिए नो। कई लोग सोचते हैं साहब संविधान शोधन है इसमें तो चाहिए होगी, नो इसमें भी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, सब में मेजोरिटी कैसी चाहिए, इन सब में सिंपल, यहां भी सिंपल, यहां मैं सिम लिख रहा हूं। ठीक है, यहां मैं सिम लिख रहा हूं, सिंप नहीं लिख रहा हूं वरना तुम लोग पता नहीं क्या सोचोगे। ठीक है, चलो सिंपल, ठीक है, पूरे लिख दो वरना बाद में बोलोगे यार नहीं सर बताया नहीं आपने सही से। चलो ओके। नाउ मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है इसकी, 6 मंथ्स। इस बिल को पेश होने के लिए, इस बिल को अप्रूव होने के लिए यहां कितनी है, 14 दिन ओनली। 6 मंथ्स, यहां भी 6 मंथ्स। यहां कितनी चाहिए, संविधान शोधन में कितनी चाहिए होती है मैक्सिमम ड्यूरेशन, अनडिफाइंड नहीं है, क्योंकि संविधान शोधन जो है ऐसा होता है, वो बिल जनरल राज्यसभा में रहता है, वो अमर रहता है। ठीक है, नाउ ज्वाइंट सिटिंग अलाउड है ऑर्डिनरी बिल के लिए, यस। यहां पे अलाउड है, नो।
यहां पे अलाउड है यस, यहां पे अलाउड है यस, यहां पे नहीं अलाउड है। लोकसभा की ज्यादा चलती है। इसके बाद स्टेटस क्या होता है इसमें, यहां पे देखो इन दोनों क्या, लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा हर जगह पे, सिवाय मनी बिल के। लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा हर जगह पे, यहां भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, दोनों की पावर बराबर है। ठीक है, मनी बिल में खाली लोकसभा जीतती है, क्योंकि मनी बिल में क्या होता है, लोकसभा अब पैसे की बात है, जनता के पैसे की बात है, लोकसभा की चलती है वहां पे। चलो, इसके बाद प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं यहां पे ही कैन डू एवरीथिंग एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न। तीनों चीज इस बिल के साथ क्या हो सकता है। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो ऐसे देख लेना इसको, यहां पे मनी बिल में ओनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट, रिटर्न नहीं कर सकते। पर रिजेक्ट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी प्रायर परमिशन से वो बिल आया है, तो अपने आप क्यों रिजेक्ट करेंगे वो। ठीक है, यहां पे क्या है साहब, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न, तीनों चीज हो सकती है। यहां पे भी एक्सेप्ट, रिजेक्ट और रिटर्न तीनों हो सकती है। यहां ओनली एक्सेप्ट, यहां क्यों एक्सेप्ट, क्योंकि यहां पार्लियामेंट में अब पास हुआ था अमेंडमेंट, इन्होंने कहा था संविधान संशोधन अगर कर रही पार्लियामेंट तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब चलो डिलिमिटेशन, क्योंकि डिलिमिटेशन अब आने वाला है, अब डिलिमिटेशन होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सेंसस के बाद, जब सेंसस हो जाएगा इसके बाद होगा डिलिमिटेशन। क्या हो रहा है यहां पर, तो इंक बढ़िया नहीं चल रही। इसके बाद होगा क्या, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चेंज होगा। तो अब क्योंकि ये हमारे संविधान का पार्ट है, संविधान में लिखा हुआ है कि साहब हर 5 साल के बाद, या सॉरी हर 10 साल के बाद जब भी सेंसस हो जाए, तब उसके बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा। ये आर्टिकल हमारा 80 है। ठीक है साहब, इसमें क्या है, क्या करना है, लोकसभा की, स्टेट की विधानसभाओं की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनको की रीड्रॉ करना है, इनको की बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। तो अभी तक तो यही हुआ है। अब होगा 2026 में सेंसस होगा, उसके बाद होगा डिलिमिटेशन। ठीक है साहब, एक्ट होता है पास, इस एक्ट के बाद राष्ट्रपति बनाते हैं। इसमें क्या होता है, अथॉरिटी क्या है डिलिमिटेशन की, जो ये कह दे वो फाइनल है, इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अच्छा साहब, इसमें इन्हें सीट ध्यान रखनी होती है फॉर एससीज एसटीज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स। फिर आउटकम क्या है, रीडिफाइनिंग द बाउंड्रीज बट डिड नॉट चेंज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स ड्यू टू फ्रीज ऑन कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर्स। ये अभी तक जो हुआ था लास्ट, उसमें हुआ था डिलिमिटेशन एक्ट जो हमारा 2002 था। ठीक है साहब, ओके। अब नया आएगा डिलिमिटेशन एक्ट 2026 आएगा, वो ऑफ कोर्स 2027 हो सकता है, वो कोई बात नहीं। नाउ जो 2002 वाला था, उसमें हमने क्या किया, हमने लोकसभा राज्यसभा की हमने सीटें चेंज नहीं करी, सीटें वही रही, लेकिन जो सेंसस हमने यूज किया, सेंसस हमने लेटेस्ट वाला ले लिया। अभी तक कितनी बार हो रखा है, पहली बार 53 में हुआ, 63 में हुआ, 73 में हुआ, 2002 में हुआ। 2002 की बात कर रहे थे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो देयर वर नो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आफ्टर 1981 सेंसस। ठीक है, फोर्थ डिलिमिटेशन जो आया था, चौथा वाला, इसने बोला कि 2001 सेंसस को हम ले तो लेते हैं डेटा को, पर हम क्या करें, जस्टिस कुलदीप सिंह जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम खाली बाउंड्रीज और ये जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारी इनकी सारी सीटों का, हम उसको आड़ा टेढ़ा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बराबर हो जाए, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में जो नंबर है वो फ्रीज रहेगा। इसके बाद अब ये नंबर कब तक फ्रीज था, 2001 के बाद अगले 25 साल तक। तो अब वो 2026 आने वाला है। अब 2026 जब आ जाएगा, फिर क्या होगा, डिलिमिटेशन एक्ट आएगा नया, डिलिमिटेशन एक्ट होगा तो उसमें फिर अब नया नंबर अब चेंज होगा। वो तो हमारे लोकसभा राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो जहां तक बढ़ी जाएगी, वो जितनी हो जाएगी, कितनी, मेरे ख्याल से 800-1200 के आसपास पहुंचेगा, सब मिला के, जॉइंट सेटिंग अपना मिला के। नाउ इंटर स्टेट काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नया इंटर स्टेट काउंसिल अभी हुआ है गठित। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल में होते कौन कौन है, इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सारे स्टेट्स और यूटीज के सीएम होते हैं, अगर यूटीज के अंदर सीएम है तो। अगर यूटीज में सीएम नहीं है तो कौन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, चाहे आप उन्हें एलजी कह लो, चाहे आप उन्हें हमारे, अब जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे, वो आएंगे। लक्षद्वीप है, दादरा नगर हवेली है, अंडमान है, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर आएंगे। इसके अलावा गवर्नर्स होते हैं, अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंडर हो तो। इसके बाद कुछ ऐसे 6 कैबिनेट मेंबर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर उनको इसमें नॉमिनेट करें, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर होने चाहिए। ये क्या बना, हमारा इंटरस्टेट काउंसिल बना। ठीक है साहब, इंटरस्टेट काउंसिल के लिए सब लोग बात कर रहे थे, कौन कौन, एआरसी हो, जो हमारा फर्स्ट एआरसी था वो, राजमन्नार कमेटी हो, चाहे सरकारी कमीशन हो, चाहे पुंछी कमीशन हो, इन सब चारों कमीशन कमेटियों ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, यू कांट फॉरगेट दिस। अब आर्टिकल 1 इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इंटरस्टेट, क्योंकि रिवर वाटर डिस्प्यूट जो था इसमें, इंटरस्टेट काउंसिल का पहला, नॉट आर्टिकल 1, तो जो हमारा आर्टिकल 131 है वो एक्चुअली मना करता है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी किस चीज में, रिवर वाटर के डिस्प्यूट्स में। तो कौन करेगा, एक रिवर वाटर डिस्प्यूट्स के लिए अपने आप से एक बोर्ड बनेगा। रिवर बोर्ड्स एक्ट बना 1951 और 1956। इसके बाद क्या बना, IRWDA, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट। IRWDA फॉर एग्जांपल, कावेरी कृष्णा इन नदियों पे लड़ाई हो रही है, बेंगलोर तमिलनाडु लड़े पड़े हैं, तो अब इनको एडजुडिकेट करने के लिए कौन करेगा, इसके तहत बनी हुई एक बॉडी, इसके तहत बनी हुई एक अथॉरिटी जो तय करेगी कि अब कितना पानी किसके लिए है, कौन से स्टेट के लिए है।
ठीक बात हो गई। इंटरस्टेट काउंसिल में अभी एक फीचर ये भी है कि कई सारे लोग मानते नहीं थे किस चीज को, कि पब्लिक एक्ट्स है ना, प्रोसीडिंग्स, इन चीजों को दूसरा स्टेट मना कर देता था। तो अब संविधान ने कह दिया कि भैया इंटरस्टेट काउंसिल जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल अगर नहीं भी हो तो सारे स्टेट्स को ये बात माननी पड़ेगी कि दूसरे स्टेट ने क्या क्या काम किया हुआ है, तो हम जरूरी उसको याद रखेंगे। चलो साहब, पार्लियामेंट्री कमेटी देखते हैं अभी हम, क्योंकि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी में अभी अभी देखो नए नए आए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पहली बार परफॉर्मेंस रिव्यू किया है ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, किस चीज का, एज सच एज सेबी का किया है। ठीक है साहब, अभी एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है अपर हाउस में। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर साहब ने अभी बनाई है 6 न्यू पार्लियामेंट्री कमिटीज फॉर 2024-25। चलो साहब ओके, अब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साहब, क्योंकि अभी उधर यूएस में प्रेसिडेंट में इलेक्शन हुआ है। चलो साहब, इसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर होती है कुछ राष्ट्रपति की, गवर्नर की, वो एक बार देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फिर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, वो देखते हैं। फिर पावर फंक्शंस ऑफ गवर्नर। चलो साहब, इसका जुडिशरी पे आएंगे। जुडिशरी में क्या बात करेंगे हम, जुडिशरी के कोलेजियम की, जुडिशरी के, क्योंकि इस बार अभी आपको पता होगा जस्टिस एक तो यादव जी है ना, और एक जस्टिस वर्मा जी, तो इनके अराउंड, सुप्रीम कोर्ट के अराउंड काफी कुछ न्यूज, काफी कुछ विचार चर्चा खूब आई। चलो करते, देखना शुरू करते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जब हम पढ़ते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चलो, अपॉइंटेड बाय स्पीकर, इसके चेयरपर्सन, और जनरली कौन होते हैं, ऑपोजिशन से होते हैं। कन्वेंशन ये कहता है अगर एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक बात हो गई। नाउ इसकी फंक्शन पहली बार कब बनी थी, 1921 में बनी थी। 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 कौन सा वाला है, मिंटो मॉर्ली या चेम्सफर्ड, एक बार जरा वो मुझे आंसर दो। नाउ ये एक बार ऑफिस में आते हैं 1 साल के लिए। मिनिस्टर इसके पार्ट नहीं बन सकते, कैन नॉट बी इलेक्टेड। दे एग्जामिन एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी, इसको सब पढ़ते रहते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम राज्यसभा। ये क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है। इसके बाद एस्टिमेट्स कमेटी हो गई, जो 30 लोग होते हैं इसमें। चलो साहब, नो ये इसमें साहब ओनली फ्रॉम लोकसभा, ये इसमें राज्यसभा से नहीं आते हैं लोग। अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम रूलिंग पार्टी। एस्टिमेट्स कमेटी कब बनी थी पहली बार, 1950 में। ठीक है साहब ओके। इसके बाद मेंबर्स इलेक्टेड अमंगस्ट लोकसभा मेंबर्स बाय पीआरएसटीवी मेथड। मिनिस्टर्स दे कैन नॉट बी इलेक्टेड, दे एग्जामिन द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट एंड सजेस्ट इकोनॉमिक्स इन द पब्लिक, जो हमारे एक्सपेंडिचर, ये लोग रिपोर्टें देखते हैं, स्कीमें देखते हैं, इसमें अगर कुछ खर्चा कटौती कम हो सकती है तो ये लोग वो देखते रहते हैं। नाउ कमेटी ऑन पीएसयूज, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसमें भी 15+7 है लोकसभा से, राज्यसभा से। तो अब 1964 बनी थी पहली बार, और हमारे कृष्णा मेनन जी की ये थी कमेटी पहली। नाउ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीआरएसटीवी फॉर 1 year ओनली। मिनिस्टर्स कैन नॉट बी इलेक्टेड। अच्छा, दे एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड एसीसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, दे एग्जामिन द रिपोर्ट्स ऑफ सीएजी ऑफ पीएसयू। इसमें स्पीकर साहब ही इसको अपॉइंट करवाते हैं, और इसमें लोकसभा से ही लोग होते हैं इसमें। चलो साहब ओके। नाउ डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी कुछ कमेटियां होती हैं। डिबेट ऑन बजट होती है, जैसे कोई अपनी कोयले कमेटी हो गई, कुछ कपड़े कमेटी हो गई, किसी चीज के ऊपर भी। लोकसभा मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, राज्यसभा मेंबर ये आते हैं अपने चेयरपर्सन से। ठीक है साहब ओके। मिनिस्टर्स आर नॉट नॉमिनेटेड। सिक्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी होती है। टोटल कमेटी ऑफ 24, 16 लोकसभा से, 8 राज्यसभा से। मेंबर्स कमेटी में कितने होते हैं, हर एक कमेटी में 31, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। चलो इसके बाद मिनिस्ट्री, ये डिमांड फॉर ग्रांट देखते हैं किस मिनिस्ट्री ने कितना पैसा मांगा हुआ है। बिफोर दे आर डिस्कस एंड वोटेड, शुडंट सजेस्ट कट मोशन, दे कैन अवेल एक्सपर्ट्स हेल्प, इनको पड़ती जरूरत एक्सपर्ट लोगों की। फिर कमेटी ऑन पेटिशन, कमेटी ऑफ प्रिविलेज, एथिक्स कमेटी, हर हाउस की अपनी अपनी है, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। ये क्या करती है, कोड ऑफ कंडक्ट दिखवाती है ऑफ एमपीज। इसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम, ये दिखवाती है। एग्जामिन द केसेस ऑफ मिसकॉन्डक्ट एंड रेकमेंड ऑल्सो एप्रोप्रिएट एक्शन ऑल्सो, ये इंपॉर्टेंट है। चलो साहब ओके। नाउ चलते हैं आगे हमारे क्या चल रहा है, हमारे यूएस और इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट के हमारे जो पावर है अलग अलग है। कैसे, इम्यूनिटी फ्रॉम, जो हमारी इम्यूनिटी है फ्रॉम हमारे कुछ आपराधिक, जो अगर वो कुछ हो जाए प्रोसीडिंग, तो यहाँ पे इंडिया और यूएस में सेम है। क्या चीज, सिटिंग प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंडाइक्टेड और अरेस्टेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, हाउएवर पुराने प्रेसिडेंट्स के ऊपर हम प्रोसीडिंग चालू कर सकते हैं। अब यूएस में क्या होता है, कन्विक्टेड पर्सन कैन रन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड कैन इवन सर्व एज द प्रेसिडेंट। हमारे कन्विक्टेड, अगर आपके ऊपर अगर कुछ दोष सिद्ध हो गया है, देन यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर 6 years, प्लस जितना भी जेल टाइम है वो तो रहेगा ही रहेगा, जेल टाइम। ठीक है, चलो अब राष्ट्रपति गवर्नर के अराउंड कुछ पावर प्रोविजन है। क्या क्या, गवर्नर साहब और राष्ट्रपति साहब के अराउंड ये है कि राष्ट्रपति कैन पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट या सेंटेंस ऑफ
एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट अ सेंट्रल लॉ। राष्ट्रपति। गवर्नर कैन ऑल्सो डू द सेम फॉर अगेंस्ट अ स्टेट लॉ, ओनली फॉर स्टेट लॉ। यहां पे राष्ट्रपति साहब यहां पे डेथ सेंटेंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड और कम्यूट। ही इज द ओनली पर्सन, ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। गवर्नर साहब ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। गवर्नर साहब अगर स्टेट लॉ कहता है कि हाँ इसकी मृत्यु होगी, सजा मृत्यु होगी, देन ऑल्सो द पावर लाइज विद द प्रेसिडेंट एंड नॉट विद द गवर्नर। डेथ पेनल्टी को अवॉइड करने का रास्ता एक ही क्या है? राष्ट्रपति के पास। नाउ राष्ट्रपति कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सस्पेंड और ये हमारा रेपिड कम्यूट ऑफ अ पनिशमेंट या सेंटेंस ऑफ अ कोर्ट मार्शल। अगर मिलिट्री कोर्ट से कोई अगर सजा मिली हुई है, यहां गवर्नर साहब कुछ नहीं कर सकते। अब आई सुप्रीम कोर्ट बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वीटो वीटो क्या हो रहा था? तो एक केस हुआ तमिलनाडु गवर्नर जो हमारे आर एन रवि जी हैं वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत जरूरी है, इट इज क्लियर एज नून, ये समझना कि नो एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज बियॉन्ड द पेल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हम सबको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा गवर्नर के पास जब अगर बिल आता है, उस बिल पे गवर्नर क्या कर सकता है? इंडेफिनिटली लेके बैठा रहे? नहीं। इन्होंने कहा 1 मंथ का समय है अगर आप विदहोल्ड कर रहे हो असेंट या रिजर्व कर रहे हो फॉर द राष्ट्रपति, 1 महीने के अंदर वहां बताओ अपनी विधानसभा को। गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन 1 मंथ। 3 महीने का समय किसके लिए है? अगर आप बिल को वापस रिटर्न कर रहे हो विद अ मैसेज कि साहब इस बिल में अमेंडमेंट कर दो, इस बिल में चेंज कर दो, जो भी करना है, विद होल्डिंग असेंट कॉन्ट्ररी टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। तुमको आपका मंत्रिमंडल अगर एडवाइस दे रहा है उसको साइन कर दो और तुम नहीं कर रहे हो उस पर, देन गवर्नर मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 3 मंथ्स। टाइम लिमिट सेट है। नाउ 3 महीना रिजर्वेशन फॉर द बिल फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए आप रख रहे हो कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ स्टेट का सीओएम। तो भैया 3 महीने का समय आपके पास। इधर 1 महीने का समय किसके लिए है? ग्रांटिंग द असेंट टू द रिप्रेजेंटेड बिल। दोबारा अगर बिल आपके पास आया है, उस बिल को आप एक ही महीने के अंदर अब उसको बेटा हाँ बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। गवर्नर के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए बोल दिया गया क्या? इट एक्सटेंडेड द टाइमलाइन, जो हमारा डिसिप्लिन है, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। और ये बोला कि राष्ट्रपति मस्ट डिसाइड विद इन 3 मंथ्स ऑफ अ रिसीविंग ऑफ अ बिल फ्रॉम द गवर्नर। इफ देर इज एनी डिले बियॉन्ड दिस पीरियड, प्रेसिडेंट के ऑफिस को will be required to convey reasons to the state concerned. Now, we prescribe that the president is required to take a decision on the bills reserved for it, ठीक है, बाय द गवर्नर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो इनके लिए भी अब समय है कि जो बिल राष्ट्रपति के पास जा रहा है, यहां पे 3 महीने का समय है, इसी 3 महीने में आप 3 महीने और ऐड कर लो राष्ट्रपति के लिए फॉर प्रेसिडेंट। और इसके बाद इनको बताना पड़ेगा उस स्टेट को कि हमने इस बिल को क्यों रिजेक्ट किया है, क्या रीजन है, क्या वजह है। ठीक है साहब। अब वीपी का ऑफिस क्यों? क्योंकि वीपी के रिमूवल पे वो चला गया था, रेजोल्यूशन चला गया था राज्यसभा में। ठीक है साहब, क्या हुआ? अब वीपी साहब जो हैं सेकंड हाईएस्ट चेयर है हमारे देश की, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इनका होना। 63 कहता है कि वीपी होना चाहिए, वीपी होगा ही होगा। ऑफिस इज बेस्ड ऑन अमेरिकन वीपी, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है साहब। अब अगर क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन है, दैट मीन राज्यसभा ही उनको हटा सकती है। क्या रास्ता है रिमूवल करने का इनका? तो रेजोल्यूशन ओनली इन राज्यसभा। पहली बात तो एक आएगा रेजोल्यूशन, इनको नोटिस दिया जाएगा, इनको 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। ये नोटिस के बाद इस पे होगी वोटिंग। वोटिंग में क्या? इफेक्टिव मेजोरिटी। समझ में आता है इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ की मेजोरिटी। इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू टोटल माइनस वेकेंसीज। अब इस वैकेंसीज को डिवाइड कर दो बाय 2, वो हो गई इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी होगी राज्यसभा में, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। अब राज्यसभा को हटाना है अपना मॉनिटर, हटा ले, उनका मन है वो। ठीक है, नो ग्राउंड्स, कोई ग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, जो मन करे हटा दो, हटाना हो तो हटा लो। ठीक है, बस ये आर्ग्यूमेंट है ना। अब जुडिशरी की तरफ आते हैं। जुडिशरी हमारी बड़ी परेशान। कैसे? हमारे यहां जुडिशरी के अराउंड कुछ काफी सारे क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। कैसे? जब जस्टिस वर्मा और जस्टिस यादव जी, तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से थे और ये दिल्ली हाईकोर्ट से, तो इन दोनों के अराउंड काफी सारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन ये आए कि जजेस को हटाना तो क्या करें? तो याद आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट। वो कैसे होता है? मोशन फॉर रिमूवल, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में कहीं भी आ जाए, साइंड बाय 100 और 50 एमपी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे स्पीकर हो चाहे चेयरपर्सन हो, वो इस मोशन को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें, उनके ऊपर है। इसके बाद 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं। एमिनेंट जूरिस्ट माने कोई भी रैंडम पर्सन जिसको लॉ की समझ हो, नॉलेज हो। फिर क्या होगा? कमेटी क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्लूडिंग क्या? एविडेंस कलेक्ट करना, अलाउइंग द जज टू अपीयर, उनका सुनना, फिर उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर अगर इफ फाउंड गिल्टी, तब पार्लियामेंट में डिबेट होगी कि साहब इनको हटाना तो क्या करना है। अब हटाने के बाद क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद
जो कि क्या हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो इन ईच हाउस, दोनों हाउस में अपनी जो अपनी 50% की से ऊपर हो। फिर इस बार राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको फिर इस जज को हटा दिया जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर है, इसलिए जज को इम्पीच करना आसान काम नहीं है। चलो, एड हॉक जजेस, ये बात आ गई। एड हॉक जजेस कौन होते हैं साहब? एड हॉक जजेस होते हैं 127 के अनुसार एक ऐसे जजेस जिनको हम बुलाते हैं कुछ समय के लिए, चाहे वो रिटायर हो गए, चाहे वो कुछ और अपने सिचुएशन हो उनकी। दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्योंकि राष्ट्रपति ही अपॉइंट करवाते हैं, राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है इसमें, तो सीजीआई क्या देखते हैं कि अगर किसी कोर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, केस ज्यादा है, वहां पे लोड ज्यादा है, तो बनाओ इन्हें एड हॉक जज, बुलाओ इन्हें इनको। ठीक है। अब 242 ए कहता, नहीं सॉरी 224 ए कहता है चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट can request a retired judge of any high court to become a judge of that particular high court. ये अपॉइंटमेंट जो होगा would come into effect with the approval of president of India. क्यों जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट इन 2021 नोटेड कि अक्रॉस हाई कोर्ट्स 56% ऑफ केसेस वर पेंडिंग फॉर लेस देन 5 years, whereas 40% ऑफ केसेस दे आर केसेस 5 से 20 साल पुराने हैं। अब ऐसे अगर एडॉक जज आ रहे हैं हमारे, इनके लिए कुछ तो करते हैं। तो एडॉक जजेस जब आ जाएंगे, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस reappointed temporarily to clear pending cases. They have the same power as a sitting judge but serve for a limited time. 224A की वजह से ये लोग आ पाते हैं। अब ये क्या क्या कर सकते हैं? कैन हियर ओनली क्रिमिनल केसेस, मस्ट बी पार्ट ऑफ अ बेंच लेड बाय अ सिटिंग जज। इंडिविजुअली बैठ के अपने आप जजमेंट नहीं करेंगे, ये आ रहे हैं किसी सिटिंग जज के साथ बेंच में बैठे तब तो माना जाएगा। कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ, यानी 2 से लेके 5 तक पर हाई कोर्ट, सर्व फॉर 2 to 3 years। ठीक है साहब, ओके, ऐसे बुलाते हैं इनको। अब जजेस के लिए अपॉइंटमेंट के अराउंड क्वेश्चन फिर से क्या, फर्स्ट जजेस केस हो गया, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फिर हमारा फोर्थ जजेस केस हो गया। ठीक है साहब, ओके। तो अब देखते हैं, संविधान तो कहता है एवरी जज शैल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज अदर देन सीजेआई शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। पहले फर्स्ट जज केस में बोला गया कंसल्टेशन इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस। दूसरे केस में बोला गया नहीं भैया, सीजीआई की जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है, अगर कंसल्ट कर रहे हो तो और फॉलो नहीं कर रहे हो तो एडवाइस का मतलब क्या है फिर तो। अब सीजीआई वाज टू फॉर्मुलेट द ओपिनियन ओनली थ्रू ए कॉलेजियम सिस्टम जो 1993 में आया पहली बार, 1+2, 1993 में 1+2, ठीक है। अब 1998 में थर्ड जज केस में बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, यहां पे जो सीजीआई जो होंगे यहां पे 1998 में अब होंगे 1+4, ये हो गया। फिर एनजैक आया 99 अपॉइंटमेंट, तो 99 सीए, इसमें बोला गया कि एनजैक होना चाहिए, एनजैक को नहीं चलने दिया। फोर्थ जज केस हुआ, एनजैक को बोला गया कि एनजैक गलत है, इलीगल है, नहीं चलेगा। नाउ एनजैक वर्सेस कोलेजियम सिस्टम। एनजैक क्या है? एनजैक वाज अ बॉडी क्रिएटेड टू एंड द 2 decade ओल्ड सिस्टम ऑफ कोलेजियम, पास बाय लोकसभा ऑन अगस्त 13, 2014, पास बाय राज्यसभा एक ही दिन बाद। इसमें कौन कौन होते? 6 लोग होते। क्या क्या? सीजीआई 1+2, ठीक है, सीजीआई +2 सीनियर मोस्ट जजेस, इसके अलावा लॉ मिनिस्टर एंड 2 एमिनेंट पर्सन। ये गेम था। तो एमिनेंट पर्सन कौन, एमिनेंट पर्सन कैसे तय होंगे? अगर सरकार के फेवर के हुए तो, सुप्रीम कोर्ट के फेवर हुए तो, ये चीज क्लियर नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही नहीं चलेगा। आपने इंडिपेंडेंस छीन ली हमारी, तो इंडिपेंडेंस वापस लाने के लिए उन्होंने एनजैक को खत्म कर दिया। ठीक है, ओके। नाउ एनजैक के बाद आगे चलते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। फिर क्योंकि इमरजेंसी के हमारे 50वां साल चल रहा है, इसके बाद इलेक्शंस के अराउंड आएंगे, हम आरपीए पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी पढ़ेंगे, सेमिस्टर इलेक्शन पढ़ेंगे, होम वोटिंग पढ़ेंगे, और हमारा अपना जो फाइनेंस कमीशन हो गया वो इंपॉर्टेंट हो गया, नीति आयोग हो गया, 8th पे कमीशन आ गया वो इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो नहीं मान रहा है क्या, 3 लैंग्वेज पॉलिसी वो पढ़नी है अपनी। फिर क्लासिकल लैंग्वेज हमारी कितनी हो गई है वो इंपॉर्टेंट हो गया है। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 पढ़ना है। चलो एक एक करके शुरू करते हैं, क्योंकि शेड्यूल 5 और 6 में लद्दाख भी करा कि भाई हमें भी डालो इसमें। नाउ इमरजेंसी प्रोविजन, हमें ये तो पता है कि इमरजेंसी हमारे 3 तरीके की होती है, नेशनल, स्टेट और हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब कैसे लगती है? इस समय पे लगती है, अगर जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, या आर्म्ड रिवेलियन हो गई तब लग जाएगी। अब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जो मणिपुर में लगा हुआ है, जब नॉन कंप्लायंस हो जाए, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी हो जाए। और फाइनेंस जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कब लगती है? जब थ्रेट टू क्रेडिट ऑफ कंट्री, हमारे देश के वित्त पे अगर, आर्थिक स्थिति पे अगर खतरा हो जाए तो। पार्लियामेंट का अप्रूवल कैसे चाहिए होता है? 1 महीने के भीतर, यहां 2 महीने के भीतर, इधर 2 महीने के भीतर, क्योंकि ये बड़ी चीज है। इसमें चाहिए तुरंत 1 महीना, इसमें चाहिए 2 महीने में, हाँ ठीक है हो जाएगी, सिंपल मेजोरिटी पास करो आराम से हल्के से, ये भी सिंपल मेजोरिटी पास करो हल्के से। लेकिन ये देश के लिए, पूरे देश के लिए बात है, तो ये आएगी स्पेशल मेजोरिटी टाइप 1। टाइप 1 फिर से बोलूं, टाइप 1 मतलब 50% प्रेसिडेंट वोटिंग, जो कि पूरे हाफ से ज्यादा हो। चलो ड्यूरेशन कब तक रहती है इसकी? कंटिन्यूज फॉर 6 months, इनडेफिनेट एक्सटेंशन 6 months एट अ टाइम।
कभी तक भी लगाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 6-6 महीने के लिए आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। चलो, कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स, 3 साल का एक्सटेंशन होता है मैक्सिमम। इसके बाद 6 महीने का एक एक बार में बढ़ा सकते हो इसको। इसका इनडेफिनेट, जब तक चाहो तब तक लगा लो उसको। अब इसके दौरान बनने वाले जो कानून होंगे, वो कानून लास्ट होते हैं टिल द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। यहां पे लास्ट फॉर एवर, जब तक स्टेट उसको अब यह अपना हटाए नहीं। इधर अंटिल द फाइनेंशियल ईयर का एंड, उस साल के फाइनेंशियल ईयर का एंड ना हो जाए। अब इसको हटाना हो तो कैसे? राष्ट्रपति के अपने ऑर्डिनेंस से या लोकसभा के रेजोल्यूशन से। इधर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से, इधर राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस से। हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ये तो हो गया इमरजेंसी हमारी। आगे चलो, आरपीए 1950 और आरपीए 1951, दो एक्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। आरपीए के अंदर हम जो 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 हमारा 1950 है, उसमें था एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन सर्टेन मैटर्स। ठीक है। रेगुलेटिंग द सीट एलोकेशन इन द हाउस ऑफ पीपल एंड स्टेट की विधानसभा। ग्रांटिंग द प्रेसिडेंट अथॉरिटी इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन टू डिलिमिट क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर इलेक्शन टू दीज सीट्स। कि भैया जो सीटें हमने बांटी हैं, अब इन सीटों पे इलेक्शन कैसे कैसे होगा, कब कब होगा, इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा। चलो, कवर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स फॉर पार्लियामेंट्री असेंबली एंड काउंसिल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलॉन्ग विद देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिस्क्वालिफिकेशन। कि वोटर कौन वोट देने वाला पर्सन है और कौन नहीं है वोट देने वाला पर्सन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स सच एज सीईसी, हमारे सीईओ हो गए, डीईओ हो गए, हमारे ईआरओ हो गए ऑफिसर्स, इनका बनना आरपीए 1950 के तहत आता है। प्रोसीजर फॉर फाइलिंग सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा, विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम यूटीज। यूटीज से जो लोग आते हैं स्टेट्स में, हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, तो कितने कितने आएंगे, कहां से आएंगे। नाउ, रिकॉग्निशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज फॉर स्टेट की विधान परिषद। के लोकल अथॉरिटी जो जो होती हैं, कुछ टीचर्स यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, कुछ और हमारे विधान परिषद जो हमारे जो लोग जाते हैं। नाउ, आरपीए 1951 आया क्योंकि इस एक्ट ने काफी सारी चीजें सॉल्व नहीं करी थी, तो इसमें करी। कैसे कैसे? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ हाउसेस। अच्छा, नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन, कैसे कैसे होगा इलेक्शन का नोटिफिकेशन, कैसे आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। इसके बाद कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे होना है फाइनली। इसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ सर्टेन मटेरियल टू द कैंडिडेट्स, के कहाँ कहाँ वोटर आपके रहते हैं, कौन कौन जगह में रहते हैं, क्या क्या वार्ड है आपके, जो भी चीज है। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कहाँ जाएगा। करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर इलेक्शन ऑफिसर्स, ये इसमें आरपीए 1951 में आ रहा है, नॉट 1950 में। नाउ, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन इन कनेक्शन टू कैसे मैटर विद इंक्वायरी एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या क्या रोल प्ले कर सकता है। नाउ, बाय इलेक्शन यानी उपचुनाव एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग वैकेंसीज। करेक्ट, दोनों चीज हो गई, आरपीए 1950 1951। नाउ, इसके बाद हम आगे चलेंगे कि हमारे सीईसी का अपॉइंटमेंट, ठीक है, ओके। फिर हम चलेंगे सेमेटिव इलेक्शन पे, क्योंकि ये बिल अभी पेश हुआ है पार्लियामेंट में। चलो, इसके बाद होम वोटिंग पहली बार आई है। होम वोटिंग। अब ये चीज हमारे हमारे इलेक्शन में इस बार पहली बार आई। होम वोटिंग क्या है? आपके घर पे वोट डल जाएगा। ठीक है, आप पहले फॉर्म 12D भरोगे और अप्लाई करोगे टू द रिटर्निंग ऑफिसर विद इन 5 डेज ऑफ नोटिफिकेशन। इसके बाद पीडब्ल्यूडी वोटर जो है, क्योंकि वो घर से अपने वोट देंगे, टू सबमिट ए कॉपी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उनका जो यूआईडी कार्ड होता है। ठीक है, बीएलओ जो होता है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, विल कलेक्ट फॉर्म 12D फ्रॉम द इलेक्टर्स होम। ठीक है, कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ सच इलेक्टर्स। जो लोग खड़े हो रहे हैं इलेक्शन में, उनको ऐसे लोगों की लिस्ट मिलती है पूरी, कि साहब ऐसे आपके वोटर लोग यहाँ पर हैं, आपको अगर हेल्प करनी होगी तो आप कर सकते हो अपना। अब पोलिंग टीम जाएगी यहाँ पे इलेक्टर के घर पे, जाके उसके एड्रेस पे उसका जो है वोट लेके आएंगे। अब इलेक्टर विल बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस ऑफ देयर विजिट। इसके साथ साथ क्या होगी, वीडियोग्राफी होगी, शैल अकम्पनी पोलिंग ऑफिसर्स। ओके, दे विल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ डेट्स ऑन विच द होम वोटिंग फैसिलिटी विल रिमेन ओपन। ठीक है, तो इनके लिए हो सकती पॉसिबल है। नाउ, सीईसी साहब का, तो सीईसी साहब का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है? सीईसी बिल से हो रहा है। वो क्या है? सीईसी एंड अदर ईसीज बिल 2023। अच्छा, ठीक है। अब इसमें जो हमारा बिल है, पहले तो क्वालिफिकेशन ऑफ सीईसी एंड ईसीज इक्विवेलेंट टू सेंट्रल सरकार के सेक्रेटरी रोल्स। सेंट्रल सरकार के सेक्रेटरी, नॉट सुप्रीम कोर्ट जज जो पहले हुआ करता था। अब एक्सपर्टीज इन इलेक्शन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट, ये होना चाहिए इनका। तो सैलरी अलाउंस जो है, सर्विस कंडीशन जो है, वो सेम एज कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, ओके। टर्म ऑफिस कैसा होगा? सीईसी एंड अदर ईसीज दे सर्व अप टू 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65, जो भी पहले आ जाए। टर्म कैसे? टोटल टर्म ऑफ एन ईसी बिकमिंग सीईसी रिमेन 6 years। टोटल टर्म तब भी अगर ईसी जो है सीईसी बना बाद में, तो टोटल टर्म 6 year ही रहेगा। नाउ, रिअपॉइंटमेंट नॉट अलाउड, नहीं हो सकता दोबारा से, एक ही बार बनोगे आप, उसके बाद सीधे अपने घर। नाउ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे होती है साहब इसकी? तो यूनानिमस डिसीजन होता है बाय द इलेक्शन कमीशन, यानी 1+2 की जो हमारी पूरा ईसीआई है, उसमें तीनों की सहमति से होगा। डिसएग्रीमेंट्स सेटल्ड बाय मेजॉरिटी वोट। अगर रिमूवल रेजिग्नेशन होना है तो कैसे होना है? तो सीईसी का रिमूवल कैसे होगा? मोशन इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट,
2/3 सपोर्ट, वही स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद सीईसी रेजिग्नेशन सबमिटेड टू प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है। सेम प्रोसीजर फॉर ईसी रिमूवल एंड रेजिग्नेशन, सेम प्रोसीजर इनके लिए। नाउ कैसे, बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा ऑन अगस्त 10 2023, हो गया। रिपील से ईसी एक्ट ऑफ 1991। अब ईसी बने हमारे कैसे, सीईसी एंड अदर ईसीज एज रिक्वायर्ड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें कौन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसके अलावा ये जो हमारे एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, ठीक है साहब, ओके। सर्च कमेटी इसके पहले कुछ नाम ढूंढ के रखेगी। सर्च कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, 2 इलेक्शन एक्सपीरियंस्ड सेंट्रल सरकार के ऑफिशियल्स, दे प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 5 पोटेंशियल कैंडिडेट्स, 5 में से कोई एक ढूंढा जाता है। कमिटी कैन कंसिडर कैंडिडेट्स बियॉन्ड दिस लिस्ट ऑल्सो। जो हमारी सर्च कमेटी ने जो 5 नाम दिए, अगर उसके अराउंड भी कोई अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है यार वो पर्सन ज्यादा होशियार है, तो उसको बुला सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं वो। और जो इस कमेटी ने एडवाइस दे दी, राष्ट्रपति उसको मानेंगे ही मानेंगे। अच्छा ठीक है, अब जो ये बिल आ रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन पे, तो अब एक कमेटी बनी थी, अगर आपको पता होगी, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में। तो उस कमेटी ने बोला था कि ये इलेक्शन साइमल्टेनियस हो जाए तो बढ़िया हो जाए। अब बिल हो गया पेश लोकसभा राज्यसभा में, तो बिल विल रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ। इसके अलावा ये बिल कौन सा, 2 बिल पेश हुए, कौन से, लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस के साइमल्टेनियस इलेक्शन के होने के ऊपर। नाउ कैन बी पास बाय पार्लियामेंट विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट असेंबलीज। इसमें स्टेट असेंबली का योगदान नहीं है, इसमें 50% ऑफ स्टेट्स की जरूरत नहीं है। इसमें है कौन से, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस विद इन 100 डेज। तो ये बिल भी पेश हुआ है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी लोकसभा राज्यसभा की, साथ ही स्टेट्स, आधे ज्यादा स्टेट्स का इसमें रेटिफिकेशन चाहिए ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। चलो साहब, ओके ठीक है। नाउ लेट्स कम टू हमारे इधर क्या चल रहा है। तो ये हो गया हमारा नीति आयोग। इसके, क्योंकि नीति आयोग के क्या हो गए, 10 साल पूरे हो गए नीति आयोग के। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन अभी आ गया हमारा 16वां। इसके बाद हमारा 8th पे कमीशन आ गया, ठीक है, एक करके देना शुरू करते हैं। तो हमारा 16वां जो हमारा फाइनेंस कमीशन है अब जो आ गया, तो इसका हर 5 साल में होना होता है। आर्टिकल 280 कहता है, क्योंकि ये होंगे ही होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ इसमें क्या क्या होते हैं, 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। क्वालिफिकेशन कैसी होगी, ये तय होती है फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1951 के तहत। इसमें स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन फॉर चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। अब इनका काम क्या है, इनका काम है सेंट्रल सरकार को वर्टिकल डेवल्यूशन बताना, प्रपोर्शन ऑफ सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यूज जो जाएगा स्टेट्स को, वर्टिकल डेवल्यूशन। फिर हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन सारे स्टेट्स के आपस में, हाउ स्टेट्स शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्टेट्स। इट टेक्स इनटू अकाउंट स्टेट्स का पॉपुलेशन, फर्टिलिटी लेवल, इनकम लेवल, ज्योग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद ये कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, वो कैसी होती है, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड, जब चंदा दिया जाता है किसी स्टेट को फ्रॉम द सीएफआई, हमारे देश के संचित राजकोष में से। फिर मेजर्स टू बूस्ट स्टेट के फंड्स, कि कैसे स्टेट के फंड्स को हम बेहतर कर सकते हैं फॉर पंचायत, फॉर अपने म्यूनिसिपैलिटियां। फॉर नाउ दे रिव्यू एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स अंडर क्या क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट फाइनेंसिंग। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, डीएमए एक्ट के तहत कई कई स्टेटों में जो हमारी एनडीआरएफ, जो हमारी एसडीआरएफ है, डीडीआरएफ है, वो बढ़िया है कि नहीं है। नाउ इश्यूज क्या क्या होते हैं, इशू सबसे बड़ा इशू ये है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंटर मे इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल अपने फैक्टर्स, इसकी वजह से पता नहीं परेशान हो जाए तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेंटर स्टेट्स कहता है कि जो सेंटर है वो कई बार इंटरफियर करता है और कई बार प्रॉपरली बढ़िया से जो स्टेट तक जो पैसा है वो हमारा आता नहीं है। सेस सरचार्ज वगैरह अबाउट 23% जो हमारा ग्रॉस टैक्स है, ये आर नॉट शेयर विद द स्टेट्स, ये नहीं जाता है स्टेट्स तक। शेयर ऑफ टैक्सेस ऑफ सदर्न स्टेट्स हैज डिक्रीज, बेचारे मेहनत भी करें और पैसा भी नहीं मिले बाद में। नाउ इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जो हैं दे गेट लेस फ्रॉम द सेंटर। डिसएग्रीमेंट्स परसिस्ट ओवर टैक्स शेयरिंग, लोगों को नहीं पसंद आ रहा ये चीज। नाउ जो हमारा आर्टिकल 280 है कहता है कि साहब सेंटर और स्टेट्स के बीच में पैसा जैसे बटे, वो ये बता फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन की जो भी सजेशंस होंगे दे आर नॉट बाउंड ऑन द सेंट्रल सरकार। सरकार माने मत माने, नहीं मान रही, माना नहीं है, नहीं मानेंगे। इधर नीति आयोग है, तो नीति आयोग के हो गए 10 साल पूरे, 10 ईयर इनकी एनिवर्सरी है। अच्छा ठीक है, तो क्या लिख रहा है पेन हमारा, चलो इसमें कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद गवर्निंग काउंसिल होता है इसका पूरा नीति आयोग का, जिसमें कौन होते हैं, सारे स्टेट्स के सीएम और यूटीज के एलजी, ठीक है। फिर होता है रीजनल काउंसिल, मतलब कि उस रीजन के हिसाब के लिए, उसके जरूरत के लिए, नीड बेसिस, कंप्राइजिंग ऑफ सीएम्स एंड एलजी गवर्नर्स ऑफ उस रीजन के, नॉर्थ साउथ जो भी अगर इंपॉर्टेंट है तो। कुछ मेंबर होते हैं फुल टाइम बेसिस, कुछ मेंबर्स होते हैं इसमें पार्ट टाइम बेसिस। मैक्सिमम 2 रोटेशन पर रहते हैं फ्रॉम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन, जिनकी जरूरत है उनको बुलाया जाता है। चलो एक्स ऑफिशियल मेंबर इसमें कौन होते हैं, कुछ मेंबर इनकी जरूरत की वजह से चाहिए होते हैं। मैक्सिमम 4 फ्रॉम सीओएम नॉमिनेटेड बाय पीएम, ये एक्स ऑफिशियो रहेंगे ही रहेंगे। नाउ स्पेशल इनवाइटी आते हैं कुछ इसमें, जो कौन कौन है, एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर्स विद डोमेन नॉलेज, जिनको नॉलेज है कि एआई की, कंप्यूटर की,
दवाइयों की, हेल्थ की, इंडस्ट्री की। नाउ सीईओ होते हैं नीति आयोग के, जो अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स टेन्योर, सेक्रेटरी रैंक होती है इनकी। फिर होता है सेक्रेटेरिएट, अगर चाहिए तो एज डीम नेसेसरी, कुछ पेपर वर्क के लिए, कुछ काम वाम करने के लिए। चलो अब एट्थ पे कमीशन आ गया। एट्थ पे कमीशन का काम क्या है? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एट्थ पे कमीशन फॉर रिवाइजिंग क्या, सैलरीज ऑफ सेंट्रल सरकार, ओके, एंड अलाउंस ऑफ पेंशनर्स। ठीक है साहब, इनका काम क्या होगा जो हमारा एट्थ पे कमीशन होगा? ये चेक करना रिवीजन ऑफ पे, एड्रेसिंग पे डिस्पैरिटीज, मार्केट पैरिटी, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इकोनॉमिक इंपैक्ट एनालिसिस और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, सबसे बात करना, क्योंकि सेंट्रल सरकार के एम्प्लॉय कह रहे हैं हमें तो साहब ज्यादा फैक्टर चाहिए, हमें तो हमारी सैलरी जो है कम आती है, तो उन्हें और चाहिए पैसा। चलो साहब, इसके लिए एट्थ पे कमीशन आ गया। नाउ हमारे यहाँ नेक्स्ट है क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और हमारे यहाँ जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का जो प्रॉब्लम चल रही है, अब क्योंकि ये नहीं मान रहा है कौन, तमिलनाडु, तो इनका कहना है कि हम जो हमारी तीन लैंग्वेज पॉलिसी है, हम उसको हिंदी इंपोजिशन कहते हैं, हम नहीं मानते हिंदी को। अच्छा ओके, नाउ क्या है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है कि पहली तो हो फर्स्ट लैंग्वेज जो कैसी हो, उस बच्चे की उस बच्चे की मदर टंग, मतलब कि जो बच्चा रीजनल उस जगह पे बोलता सुनता आया है, उसमें उसको मिले प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है साहब, अब सेकंड लैंग्वेज सीखे वो क्या है? इंग्लिश या एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए, एंड इंग्लिश एंड हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। ठीक है, जो स्टेट्स हिंदी बोल रहे हैं उनके इंग्लिश और कोई और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, और जो स्टेट्स हिंदी नहीं बोल रहे हैं वहां पे क्या, वहां पे इंग्लिश एंड हिंदी फॉर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। अब थर्ड लैंग्वेज एक और हो सकती है, इंग्लिश या एनी अदर मॉडर्न हिंदी, ये इंडियन लैंग्वेज फॉर बोथ हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट्स। ठीक है साहब, ओके, तो ये तीन लैंग्वेज फॉर्मूला। अब तमिलनाडु के लिए ये प्रॉब्लम है, इनका कहना है वी विल गो टू वॉर। नाउ अब चलते हैं क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी अभी हमारे पार्लियामेंट सॉरी हमारी सरकार ने अभी 11 लैंग्वेज को बोल दिया है कि ये सब हो गई हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। अब इस साल जो आई है वो कौन सी है? मराठी, बंगाली, असमी, प्राकृत, पाली। ठीक है, ये आई है पिछले साल 2024 में, तो इंपॉर्टेंट है हमारे इस बार के लिए। अब कोई क्लासिकल लैंग्वेज कैसे क्लासिकल लैंग्वेज मानी जाती है? तो हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, पुराना उसका टेक्स्ट रिकॉर्ड मिलना चाहिए, कम से कम 1500-2000 साल का तो कम से कम मिले ही जाए कुछ। इसके बाद जो पोसेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, उसमें कोई लिटरेचर टेक्स्ट, उसके कुछ पुरानी चीजें मिले, कुछ उसमें कुछ बढ़िया स्टोरी मिले, पोएम मिले, कुछ चीज मिले, नॉलेज टेक्स्ट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एन ओरिजिनल इटनरी, जो हमारे कोई हमारा लिटरेरी हमारा ट्रेडिशन हो, नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच कम्युनिटी, इनका अपना हो। डिस्टिंक्शन और डिस्कॉन्टिन्यूटी दिखनी चाहिए, मतलब आज की भाषा और पुरानी भाषा में फर्क दिखना चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर कुड बी डिस्टिंक्ट from its current form or could be discontinuous with later forms of its offshoots. For example, प्राकृत पाली पुरानी जैसी थी, आज की प्राकृत पाली वैसी नहीं होगी, अलग होगी। थर्ड क्राइटेरिया वॉज रिवाइजन 2024, जो हमारा नॉलेज टेक्स्ट जो है, अब बोला गया नॉलेज टेक्स्ट स्पेशली प्रोज टेक्स्ट इन एडिशन टू पोएट्री, एपिग्राफिकल एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, तो ये होना चाहिए। अच्छा, कोई लैंग्वेज अगर क्लासिकल बन गई उससे फायदा क्या है? 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स गिवन एनुअली टू स्कॉलर्स ऑफ क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टडीज एस्टैब्लिश्ड, ये होता है। फॉर एग्जांपल जो केंद्रीय हिंदी संस्थान होते हैं, तो उनमें कुछ कुछ सीटें होती हैं फॉर ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है साहब, ओके। नाउ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनती है एक, जो 2004 में बनी थी, हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने बनवाई थी, और ये वैल्यूएट करती है कि भाई अब किस लैंग्वेज को बोलें कि अब आप हो हमारे क्लासिकल लैंग्वेज। चलो ओके, नाउ अब चलते हैं लद्दाख की प्रॉब्लम पे। लद्दाख का कहना है कि हमें डालो 5th-6th शेड्यूल में, हम इंपॉर्टेंट जगह हैं आपके। अच्छा ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट हो? है इंपॉर्टेंट। नाउ कैसे इंपॉर्टेंट है? इन्होंने कहा शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरियाज, हमारी जगह देखो आप, हम 5th शेड्यूल जो एरिया जो आप कहते हो संविधान के हिसाब से, वो कैसा होता है? 5th शेड्यूल डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उस जगहों पे जो एएमटीएम नहीं है। एएमटीएम क्या है सर? एएमटीएम आते हैं 6ठे शेड्यूल में। एएमटीएम क्या है सर? एएमटीएम है हरे वाले शेड्यूल्ड, ये वाले एरियाज। तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारे एरियाज हैं। क्या? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन जगहों को हम मान के चलते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका रहना खाना जो भी है वो बिल्कुल यूनिक है। अब इनको 6 शेड्यूल एरियाज को हमने बहुत इंपॉर्टेंट माना हुआ है। जो 5वां शेड्यूल है जो इन 10 स्टेट में है, उसको हम कहते हैं पिंक एरियाज है। यहाँ पे तब भी स्टेट सरकार का रोल ज्यादा होता है, लेकिन इन जगहों पे बहुत कम होता है। कैसे? एग्जीक्यूटिव पावर देखो आप, स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड्स टू दीज एरियाज, सेंटर का यहाँ पे एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू स्टेट्स। इधर देखो जो ग्रीन वाले एरियाज है, द ट्राइबल एरियाज इन द 4 स्टेट्स एएमटीएम हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कंसर्न। यहाँ पे जो लॉ आते हैं, जो कानून आते हैं, गवर्नर साहब
इज एम्पावर टू डायरेक्ट कि कौन सा पार्लियामेंट का कौन सा लॉ जो है वो कितना लग सकता है या नहीं लग सकता है, लगेगा तो मॉडिफिकेशन कर लगेगा। इधर पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट या स्टेट का या अपने स्टेट का कोई भी एक्ट डू नॉट अप्लाई टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड ऑटोनोमस रीजन्स और अप्लाई विद सर्टेन स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस। ठीक है साहब, ओके। ऑटोनॉमी, यहाँ पे पंचायत का पीसा एक्ट जो है वो लगता है। यहाँ पे ऑटोनॉमी बहुत ही ज्यादा है, ग्रेटर ऑटोनॉमी। यहाँ कुछ नहीं होता है, ग्रीन एरियाज हैं, ये अपना हाल खुद समझते हैं, खुद जानते हैं। ठीक है साहब, ओके। तो अब ये था जो हमने पढ़ा। क्या है हमने पढ़ा? क्या प्रोबेबल्स पढ़ा है। अब इस प्रोबेबल्स को मैं चाहता हूं अब एक बार बेटा बच्चा देख लेना, इसके अराउंड कुछ क्वेश्चन आए तो इस कमेंट में आके फिर बाद में आके बताना जरूर कि हमने ये क्वेश्चन देखा था और ये क्वेश्चन हमने इस वाली क्लास की वीडियो की वजह से हम हो पाया हमारा। ठीक है, अब करते हैं इस वीडियो खत्म। कोई भी डाउट आ रहा हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आई एम देयर फॉर यू, अगेन वी आर देयर फॉर यू, एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, गुड लक।